हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लित को तुरंत अपने नवीनतम प्रयोग पर पछतावा हुआ। लानत है, मेरा शरीर अभी भी कमजोर है। भले ही मेरा कोर अभी भी समान है, लेकिन बदलाव के प्रभाव विकास एवोल्यूशन प्रक्रिया के समान है। इन्विगरेशन का कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे ठीक होने के लिए वास्तविक आराम की जरूरत है। तुम्हारे दिमाग का हाल भी बेहतर नहीं है। तुम अभी भी अपना शिकारी सूट पहने हुए हो। अगर तुम इसे नहीं बदलते हो तो न केवल इससे बहुत सारे सवाल उठेंगे, बल्कि मुझे संदेह है कि वे तुम्हें अकादमी में घुसने देंगे। सोलस ने इशारा किया। चमड़े की आस्तीनें चिथड़े हो गई थी। छाती पर एक बड़ा छेद था, जैसे किसी ने उसका दिल निकालने की कोशिश की हो। धातु के रक्षकों के टुकड़े गायब थे और खून के धब्बों और अशुद्धियों के बीच ऐसा लग रहा था कि लित ने युद्ध के मैदान से कपड़े चुराए हैं। मन ही मन अपनी मूर्खता को कोसते हुए लित पेड़ों की रेखा के नीचे लौटा। हवा में ही डायमेंशनल पॉकेट के जरिए कपड़े बदल लिए। महल के फाटकों से गुजरने के बाद उसे फ्रंट डेस्क क्लर्क ने रोक लिया और संकट उपकरण डिस्ट्रेस डिवाइस वापस मांगा। यह वही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने उस सुबह लित को लेक्चर दिया था। उसे जमीन पर सोने के कारण गंदे हाथ और चेहरे, उसकी उखड़ी हुई सांस और चिंतित अभिव्यक्ति के साथ देखकर क्लर्क ने मान लिया कि अकेले जाने से उस अहंकारी चौथे वर्ष के छात्र का बुरा हाल हुआ है। उसकी भूरी आंखों में खुशी चमक रही थी, जबकि उसकी घनी दाढ़ी के बीच एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हें खुद अनुभव करना पड़ा कि बाहर की दुनिया कितनी कठोर है। हर कोई हीरो नहीं बन सकता, अब तुम ये जान गए हो। लित ने उसे एक पागल की तरह देखा। वह पहले ही उसके बारे में भूल चुका था, इसलिए उन शब्दों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लर्क ने उसकी उलझन को शर्मिंदगी समझकर बात जारी रखी। कम से कम तुम मदद मांगे बिना जिंदा बाहर आ गए। साथ ही तुम्हें मेरी सलाह याद रही और सूर्यास्त से पहले लौट आए। अपनी गलतियों को महसूस करना और अपने वरिष्ठों से सीखना तुम्हारी उम्र में मौलिक है। सामान्य तौर पर लित उसे पहले ही पहचान लेता और सोचता कि क्या स्पिरिट मैजिक के साथ दूर से क्लर्क के माना कोर को जहर देने का प्रयास किया जाए। लेकिन थकित एग्जॉस्टेड होने के कारण उसने बस सुनने का नाटक किया, समय समय पर सिर हिलाता रहा। लित इतना थका हुआ था कि सोचना भी एक संघर्ष था। जब से उसने विशन का अंत देखा था, वह कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो बस इतना चाहता था कि अपने शरीर की सारी गंदगी, पसीना और खून साफ करने के लिए थोड़ा नहा ले और फिर पूरे हफ्ते सोए। लेकिन उसके माता पिता की हत्या और उसकी बहनों की मदद के लिए चिल्लाने का दृश्य उसके दिमाग में घूम रहा था। विशन के अनुसार घटनाओं के चरण हैं: 1. भाड़े के सैनिकों द्वारा नॉक को मारना, और वह अब संभव नहीं है। फिर 2. उसके बाद उन्हें एक डिलीवरी करनी थी जो किसी तरह अकादमी के पतन से जुड़ी थी। मुझे लगता है कि वह हिस्सा प्रतीकात्मक था। महल को गिराने के लिए रिक्टर पैमाने पर कम से कम 8 तीव्रता वाले भूकंप की जरूरत होगी, जिससे 3 गृहयुद्ध होगा और 4 लुटिया का विनाश होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि यह संयोग से होगा या इसलिए कि मैंने किसी खास को नाराज कर दिया है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी आत्मा उतनी ही कमीनी है जितना मैं हूं, तो इसने मुझे ये सब इसलिए दिखाया क्योंकि मैं किसी भी चीज से ज्यादा उन्हें बचाना चाहता हूं। सही कहा ना, सोलस? हाँ, ये तर्कसंगत लगता है, खासकर कमीनेपन वाला हिस्सा। मुझे लगता है कि प्यारे शावकों और हजारों निर्दोषों को बचाना वास्तव में तुम्हारा स्टाइल नहीं है। उसकी आवाज उदास थी। उसके सच्चे प्यार या दोस्ती ढूंढने की इतनी उम्मीदों के बाद एक बार फिर यह सिर्फ एक स्वार्थी कारण था। उसके लिए लित और उसकी आत्मा वास्तव में स्वर्ग में बनी एक जोड़ी थे। भाड़ में जाए निर्दोष। मैं किसी का हीरो नहीं हूं। एक ऐसी दुनिया जिसे अरबों लोग होने के बावजूद केवल किसी बहादुर और अजनबी के लिए खुद को कुर्बान करने वाले मूर्ख द्वारा ही बचाया जा सकता है, वह बचाए जाने के लायक दुनिया नहीं है। अपने कमरे की गोपनीयता में लित ने संचार ताबीज, कम्युनिकेशन एम्यूलेट निकाला, ये सोचते हुए कि माचिनस डिस्टा को वास्तव में क्या बताना है। वो ये सुनिश्चित किए बिना नहीं सो सकता था कि उसने जो घटनाएं देखी थी वे अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन अगर उसने उसे कॉल किया तो उसे एक विश्वसनीय कहानी बनाए बिना सब कुछ बताना पड़ेगा। सच उसके लिए बहुत खतरनाक था और अगले दिन उन्हें कॉल करने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अपने सही दिमाग वाला कौन व्यक्ति उसे गंभीरता से लेगा जिसे राज्य के खतरे की रिपोर्ट करने से पहले नींद की जरूरत थी? लेकिन नींद के बिना उसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो रही थी। बकवास करते हुए यकीन दिलाना तो दूर की बात थी। यह एक और अजीब उलझन थी। समाधान ढूंढने के लिए बहुत थके होने के कारण उसने बस कॉल कर दिया। माच्यूनेस ने लगभग तुरंत उत्तर दिया। वह किताबों और कागजों से भरी एक शानदार मेज के पीछे बैठी थी। उसके बाल खुले थे और उसने पाजामा जैसा कुछ पहना हुआ था। वह भी लगभग लित जितनी ही थकी हुई लग रही थी। उसकी झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। तुम फिर से? इस बार क्या हुआ है?
इस समय आपको परेशान करने के लिए मुझे वास्तव में खेद है, आपकी लेडीशिप, लेकिन मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या मेरा परिवार ठीक है। मैं गंभीर समाचार लाया हूं। अंतिम वाक्यांश ने उसकी आवाज में हताशा के साथ मिलकर पलक झपकते ही उनका रवैया बदल दिया। मुझे आज की रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी है, लेकिन मुझे अभी दोबारा जांच करने दो। संपर्क बना रहा, लेकिन उनकी तस्वीर कुछ सेकंड के लिए गायब हो गई। क्या इस चीज को होल्ड पर रखा जा सकता है? सभी मौजूद हैं और सब ठीक है, अभी तक कोई आफत नहीं आई है, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब तुम गंभीर समाचार के बारे में क्या कह रहे थे? उन्होंने अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाया, उनकी आंखें गंभीर हो गईं। अपनी कहानी शुरू करने से पहले, आपकी लेडीशिप, क्या आप अलौकिक, सुपरनैचुरल में विश्वास करती हैं? आत्माओं, भाग्य और ऐसी ही चीजों में? लित पागलों जैसा न दिखने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बच्चे, तुम मेरे पति की तरह बातें कर रहे हो जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। अगर तुमने मुझे किसी लड़की की वजह से परेशान किया है तो ये बहुत अनुचित है। चाहे तुम अभी कुछ भी विश्वास करो, तुम जिससे भी मिले हो वो सही नहीं है। मन ही मन अपने गलत शब्दों के चुनाव को कोसते हुए लित समझाने के लिए दौड़ा। सबसे अच्छा झूठ एक आधा सच होता है। यहां सब कुछ दांव पर है। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो किस्मत से एक ड्राइड को बचाने में कामयाब रहा, और उसने उसे उसके दिल की इच्छा के बारे में एक विजन इनाम में दिया कि उसके बताए निर्देशों का पालन करते हुए उसे शिकारियों का एक समूह मिला जो एक शक्तिशाली BYK नेक्रोमेंसर के साथ मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, जो अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था। कहानी के इस संस्करण में वह केवल एक दर्शक था और कल्ला ने सारा कठिन काम किया। अंत में मृत्यु के कगार पर उन शिकारियों में से एक जो अभी भी जीवित थी, लित द्वारा उसे बचाने की कोशिश करने के बाद उसका मन बदल गया। उसे अपने जीवन के फैसलों पर पछतावा हुआ और उसने उसे एक लकड़ी का बक्सा और एक कोडेड पत्र दिया। उसे बताया कि वह इसे अकादमी के अंदर किसी को देने वाली थी, लेकिन ये बताने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई कि वह कौन था। एक ड्रॉइड जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी? वे उस पर जोर से हंसी। क्या उसने तुम्हें एक मूर्खतापूर्ण विजन के अलावा कुछ और व्यवहारिक नहीं दिया? मुझे नहीं पता, उसका दिल या कोई सांसारिक खजाना। मैंने उसके दिल के लिए मना कर दिया, लित ने समझाया, जिससे माचियोनेस की अगली हंसी उनके गले में ही अटक गई। मैं रिश्ते के लिए बहुत छोटा हूं और वह एक अकादमी के लिए बहुत ज्यादा चमक धमक वाली थी, लेकिन मुझे फिर भी लूट, मेरा मतलब है इनाम मिले। उसने वो फिरौती निकाली जो सुनहरी ड्रॉइड ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए दी थी। मैं उन्हें इस तरह ठीक से नहीं देख पा रही हूं। कृपया उन्हें ताबीज के रत्न जेम के ऊपर रखें। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचें। अब तक कहानी मंगड़ंत होने के लिए बहुत अजीब थी। जब लित ने निर्देशानुसार किया तो विभिन्न प्राकृतिक खजाने हवा में तैरने लगे। पत्थर की रोशनी ने उन्हें 3D स्कैनर की तरह घेर लिया, जिससे माचियोनेस को लित की जगह एक आदमकद लाइफ साइज छवि दिखाई देने लगी। क्या कोई ऐसी चीज है जो यह नहीं कर सकती? लित दिन के दूसरे अज्ञात कार्य से दंग रह गया। यह एक अच्छी कॉफी क्यों नहीं बना सकती? मुझे कॉफी की इतनी याद आती है कि मैं एक कप के लिए खून कर सकता हूं। देवताओं और उनकी संतानों की कसम, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। अब उन खजानों को दूर रख दो और किसी को मत दिखाना। वे बहुत कीमती हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के पास होने के लिए वे बहुत ज्यादा हैं। लित ने उनकी आंखों में लालच देखा, लेकिन यह एक नपा तुला जोखिम था। अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसने प्लांट अबोमिनेशन का विस्तार से वर्णन किया। उसे इतना कमजोर बताया कि लित के सामान्य कौशल के लिए उसे हराना संभव लगे। अगर आपको अभी भी कोई संदेह है तो जंगल का एक पूरा हिस्सा पूरी तरह से साफ हो गया है। इसे फिर से हरा भरा होने में महीनों लगेंगे। माचियोनेस ने उसे नए सम्मान के साथ देखा। मैंने तुम्हारी छोटी टीम के बारे में बड़ी बातें सुनी थी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी। चौथे वर्ष के छात्रों के लिए, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक राक्षस को दबाना अद्भुत है, सब टीमवर्क की बदौलत। आधे सोए हुए भी लित को एहसास हुआ कि जिस बंदूक से वह पूरी तरह अनजान था, उसने अभी अभी उसके अपने पैर में गोली मार दी है। तुमने उन्हें यह क्यों नहीं बताया कि तुमने उसे अकेले हराया है? सोलस घटनाओं के अचानक मोड़ से हैरान थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने ये कैसे किया या मुझे मदद मिली थी या नहीं। उन्होंने पहले ही मान लिया कि यह एक टीम का प्रयास था। इसका मतलब है कि मैंने उस प्लांट अबोमिनेशन को पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं बताया, या बस ये कि एक बच्चे का राक्षस को मारना अनसुना है। विषय बदलने के लिए उत्सुक, लित ने डायमेंशनल पॉकेट से वह लकड़ी का बक्सा निकाला जो रोडेमास ने उसे सौंपा था और एक कोडेड पत्र निकाला। माचियोनेस डिस्टार ने पत्र पर एक नजर डाली और इसका अर्थ समझने में असमर्थ होने के कारण बस वाटर मैजिक के साथ इसकी नकल कर ली। उनकी कलाई के एक झटके से स्याही कुएं से निकलकर एक कोरे कागज पर उड़ गई और कुछ ही सेकंड में मूल पत्र की नकल बना दी। जब बक्से की आत्मकत प्रतिकृति दिखाई दी तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं ताले को नहीं पहचानती,
लेकिन मैं इन रून्स को जानती हूँ। ये सिर्फ एक लकड़ी का बक्सा नहीं है, यह एक उच्च श्रेणी की डायमेंशनल आइटम है जो एकल वस्तुओं के बजाय जटिल संरचनाओं को संग्रहित करने में सक्षम है। इसमें पूरा सुसज्जित घर भी हो सकता है। यह निश्चित रूप से ऐसी चीज है जिसे एक जादुई जानवरों का शिकारी कभी नहीं खरीद सकता, उसे किसी अजनबी को देना तो दूर की बात है। इसके अंदर क्या है, इसके आधार पर इसकी कीमत हजारों नहीं तो दसियों हजार सोना हो सकती है। लेकिन तुम इसे लिंजोस के बजाय मुझे क्यों दिखा रहे हो, और तुम इससे क्यों डरते हो? अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेने के बाद लित ने उन्हें विशन और इसके अंत के बारे में सब कुछ बताया, साथ ही इसके बारे में अपनी परिकल्पना भी बताई। पिछली बार जब हमने बात की थी तो आपने मुझे बताया था कि आप रानी की तरफ हैं। अगर ड्रॉइड ने मुझे जो दिखाया है वो सच है तो मुझे इन घटनाओं को होने से रोकने के लिए हर संभव मदद की जरूरत है। पूरे सम्मान के साथ, हेडमास्टर एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने इतने संवेदनशील मामले में भरोसा करने के लिए बहुत ज्यादा नासमझ मूर्ख होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने उम्मीद की थी कि लोगों को बैलेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अब वे सभी उपयोग में हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके क्रांतिकारी बदलाव इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भारी पड़ेंगे, या अगर उन्हें था तो उनकी आकस्मिक योजना कंटिंजेंसी प्लान बुरी तरह विफल रही होगी। साथ ही वे मुझे नहीं जानते, आप जानती हैं। उनके लिए मैं घर की याद में तड़पने वाला एक लड़का हो सकता हूं जो मजाक कर रहा है। मेरे पास उन्हें अपनी बात सुनाने और ड्राड्स, आत्माओं और विशन के बारे में एक हास्यास्पद कहानी पर विश्वास दिलाने का समय नहीं है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो बड़ी तस्वीर देख सके और उसके अनुसार प्रतिक्रिया कर सके। ये जो कुछ भी है, इसकी शाखाएं अकादमी से परे तक फैली हुई हैं। माचियोनेस ने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, लित की बातों पर विचार किया। लिंजोस के चरित्र पर उसका निर्णय कठोर था, लेकिन वो इससे पूरी तरह सहमत थी। और जहां हेडमास्टर केवल अकादमी और अपने कीमती छात्रों के लिए संभावित परिणामों को ध्यान में रखेंगे, वहीं वो उन राजनीतिक परिणामों को समझने में भी सक्षम थी जो लित द्वारा वर्णित घटनाओं के हो सकते थे। उनका इलाका पहले से ही आंतरिक और बाहरी दुश्मनों द्वारा खंडित था, जो संघर्ष के एक या दूसरे पक्ष के प्रति अधिक लचीले व्यक्ति के साथ उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे थे। अगर वास्तव में उनकी नाक के नीचे कोई तूफान आ रहा था, तो क्या वह इतनी समयोचित चेतावनी को नजरअंदाज करने का जोखिम उठा सकती थी? जवाब था नहीं। अपनी बेटी और पति की रक्षा करने की कोशिश में किए गए सभी बलिदानों के बाद, विफल हत्या के प्रयासों के बाद, ये पहला सुराग था जो माचियोनेस के पास था, जो उन्हें प्रतिक्रिया देने के बजाय कार्रवाई करने की अनुमति दे सकता था। साथ ही यह उन्हें जरूरत के समय में क्राउन के प्रति अपनी योग्यता और वफादारी साबित करने का अवसर देगा, जिससे संभावित रूप से अंतहीन लाभ मिल सकते हैं। वे सभी चीजें जो ऐसी जानकारी को उनके लिए अधिक मूल्यवान बनाती थी, लिंजोस के लिए अर्थहीन थी। समर्पित हेडमास्टर की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका दिमाग अकादमी की सीमाओं के बाहर कुछ भी विचार करने में असमर्थ लग रहा था। जिसने उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षक बनाया, उसी ने उन्हें एक भयानक मोहरा भी बना दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने मुझसे संपर्क करने से पहले इन सभी कारकों को ध्यान में रखा था। विनम्र मूल के एक युवा के लिए इतना चतुर होना अद्भुत होगा। वो भविष्य में एक बड़ी संपत्ति, एसेट साबित हो सकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला। मैंने अतीत में जो देखा है, उससे माचियोनेस सत्ता की भूखी कुलीन नहीं है। वो वास्तव में अपने परिवार की परवाह करती हैं। साथ ही वो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं। अगर वास्तव में गृहयुद्ध होता है, तो लुटिया जैसा पिछड़ा गांव केवल संपार्श्विक क्षति, कोलैटरल डैमेज बनकर रह जाएगा। यह उनका ही डेरियोस है, जो मार्क्विसेट की राजधानी है, जो लड़ाइयों के दौरान सबसे पहले जलकर राख हो जाएगा। उनके पास मेरे मुकाबले खोने के लिए बहुत कुछ है। अपने किसी भी अस्तित्व में लित ने कभी साजिशों की परवाह नहीं की थी। उसका तर्क सरल लेकिन सीधा था। ठीक है। उन शब्दों पर लित ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसका शरीर शिथिल हो सका। जमा हुआ तनाव जल्दी से गायब हो गया। तुम्हारी कहानी चाहे कितनी भी पागलपन भरी लगे, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। बस एक समस्या है। अकादमी के कर्मचारियों के सदस्य की अनुमति के बिना अकादमी के अंदर वॉर्प स्टेप्स खोलना असंभव है। इसलिए उस बक्से को अपने हाथ में लेने के लिए मुझे पहले लिंजोस से बात करनी होगी। वो शायद तुम बच्चों को तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बुलाएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसके तुम्हारे भरोसे की कमी से काफी नाराज होने की उम्मीद करती। लित बिना एक शब्द बोले, अडिग आंखों और गंभीर भाव के साथ होलोग्राम को घूरता रहा। यही रवैया होना चाहिए। उसका सामना इसी तरह करो और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। उसके बाद और अधिक घूरना और सन्नाटा छाया रहा। लित, उन्होंने चकित होते हुए पूछा, क्या सब ठीक है? उसकी आंखें तेज रहीं, फिर भी एक हल्की खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम सच में खुली आंखों से सो गए हो? उठो। मेज पर उनके घूंसे के टकराने की आवाज ने काम कर दिया। माफ करना, मैं एक सेकंड के लिए कहीं और खो गया था।
उसने कहा, सोलस द्वारा उसे पूरी जानकारी दिए जाने के लिए समय खरीदते हुए। मैं अपने साथियों के साथ हेडमास्टर की कॉल का इंतजार करूंगा। आपके अनुरोध के अनुसार वे अभी भी हमारी साझेदारी से अनजान हैं। क्या आप चीजों को वैसे ही रखना चाहती हैं या मैं उन्हें सूचित कर सकता हूं? इस बिंदु पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि तुमने अकेले रहने और यह कॉल करने के लिए किस बहाने का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर तुम सच बताना शुरू नहीं करते हो तो तुम उनका भरोसा खो दोगे। संचार बंद करने के बाद लितक्यूला क्वाया के कमरे की ओर भागा, जहां उसके सहपाठियों को पूरा दिन ट्रिपल कास्टिंग और डायमेंशनल मैजिक का अभ्यास करते हुए बिताना था। कैसी खराब किस्मत है ये सोचना कि मैं बच्चों के एक समूह से मदद मांगने के लिए मजबूर हूं। क्या तुमने कुछ घंटे पहले ही शिकायत नहीं की थी कि तुम एक व्यक्ति के रूप में नीरस, स्टेल हो गए हो? शायद ये घुलने मिलने का एक अच्छा अवसर है। एक बार के लिए सकारात्मक बनो। हाँ, मैंने की थी, लेकिन मैं भावनाओं, शौक और उन सब बेकार की चीजों को साझा करने जैसी बेवकूफी भरी बातों के बारे में बात कर रहा था। अपने कुछ रहस्यों को दूसरों को सौंपने के बारे में नहीं। अपने मन में लित उस रास्ते में कई बाधाएं देख सकता था जिसे अपनाने के लिए उसे मजबूर किया गया था। लिंजोस अपने कार्यालय में न केवल लित को बल्कि दूसरों को भी बुला सकते थे, और माचियोनेस के विपरीत उन्हें शांत और आराम करते हुए देखकर वह लित के झूठ के पीछे देख सकते थे। इन वर्षों में उसने जो कवर बनाया था उसे टूटने से बचाने के लिए लित को अपने तथाकथित दोस्तों की जरूरत थी कि वे अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाएं। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो गलत हो सकती थी और उनके पास उन्हें अपनी मदद के लिए मनाने के लिए बहुत कम समय था। बिना तैयारी के पकड़े जाना वह चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। उसका एकमात्र बचा हुआ विकल्प जीवन में एक बार भाग्यशाली होने की आशा करना था। दरवाजा खटखटाने के कुछ सेकंड बाद फ्लोरिडा पहलोरिया ने उसे अंदर आने दिया। कमरे का माहौल उदास था। वहां मौजूद सभी के चेहरे उतरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने दादा की मृत्यु का शोक मनाते हुए खदान में एक शिफ्ट खत्म करके आए हों। भगवान का शुक्र है, तुम सब कचरा क्रैप दिख रहे हो। शुक्रिया, तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा, फ्लोरिडा ने व्यंग्य से उत्तर दिया। क्या हुआ? लित ने पूछा। ये भयानक है, यूरियल करा उठा। इतने घंटों के बाद भी शून्य प्रगति। हमने ज्यादा समय निकालने के लिए बमुश्किल कुछ खाया है, लेकिन सब बेकार गया। मैं डायमेंशनल मैजिक में इतनी बुरी तरह फेल होने वाला हूं कि यह मेरे ग्रेड्स बर्बाद कर देगा। जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच हम इतने कठिन विषय पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? हर बार जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे ल्याम और उसके गुंडों से अपनी पीठ बचानी पड़ती है। बाकी समय मैं या तो पढ़ रहा होता हूं या इस चिंता में रहता हूं कि अगर वास्तव में गृहयुद्ध छिड़ गया तो क्या होगा। मैं अपना सब कुछ और हर उस व्यक्ति को खो सकता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। पीढ़ियों की मेहनत कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लुकार्ट जैसे लोग सोचते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट मेक्स राइट। मुझे अब रात में बमुश्किल नींद आती है। उसने अपना सिर हाथों के बीच पकड़ लिया। तनाव और थकावट के कारण उसकी आंखें डबा गई थी। फ्लोरिडा ने बस सिर हिलाया। उसकी चिंता में वह भी शामिल थी। उसे लगभग हर घंटे अपने भाइयों का हाल चाल जानने के लिए कॉल करने की मजबूरी सी महसूस होने लगी थी। तो मूल रूप से तुम ये कह रहे हो कि एक आम आदमी, कॉमनर की तरह जीना तुम्हें पागल कर रहा है? लित ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए उत्तर दिया। तुम्हारी पहली चिंता वही है जिसके साथ हर बैलेटलेस छात्र को जीना पड़ता है। जहां तक दूसरी बात है तो मेरे गांव में घूमते फिरते कुलीन लोगों, नोबल्स को प्राकृतिक आपदाओं की तरह माना जाता था, क्योंकि वे अपनी मर्जी से लूटपाट, हत्या और बलात्कार कर सकते थे। और हम भाग्यशाली थे क्योंकि मेरे गुरु की उपस्थिति ने उनमें से अधिकांश को दूर रखा। क्षमा करें, लेकिन मुझे आपकी आत्मदया, सेल्फ पिटी के बुलबुले को फोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि मूल रूप से तुम दोनों इस बात का जीवित प्रमाण हो कि उनकी रणनीति काम कर रही है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह घबराने लगे तो इस साल बहुत कम लोग स्नातक, ग्रेजुएट हो पाएंगे। उसे हेडमास्टर की गलती माना जाएगा, जिसका एकमात्र परिणाम किंगडम को गृहयुद्ध के एक कदम और करीब धकेलना होगा। उसके भाषण के बाद फ्लोरिडा और यूरियल और भी उदास हो गए। बहुत अच्छे, बेवकूफ, लित ने खुद को कोसा। तुम लगे हाथ उन्हें पीट क्यों नहीं देते? हमें उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए एक बार के लिए एक सभ्य व्यक्ति बनने की कोशिश करो। माफ करना दोस्तों, मेरा मतलब बुरा बनने का नहीं था, और इस बार वह ईमानदार था। लेकिन जंगल में मेरे साथ कुछ अजीब हुआ और मैं अभी भी उससे उबर नहीं पाया हूं। इससे पहले कि उनमें से कोई भी एक सवाल पूछ पाता, लित ने अपनी कहानी फिर से सुनाई, लेकिन माचियोनेस के विपरीत उन्होंने उसे प्लांट अबोमिनेशन को हराने और ड्रॉइड को बचाने वाले हिस्से के बाद आगे बढ़ने नहीं दिया। क्या तुम हमें बता रहे हो कि तुमने अकेले एक राक्षस को हरा दिया? अपनी आवाज और हाव भाव से फ्लोरिडा को उसके कहे एक शब्द पर भी विश्वास नहीं हुआ। क्या ड्रॉइड सुंदर, हॉट थी?
यूरियल के चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई, भले ही लित ने नग्नता वाले हिस्से का उल्लेख नहीं किया था। क्या तुम ठीक हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने शांत हो, जबकि उस चीज ने तुम्हें जिंदा खाने की कोशिश की थी। क्यूला पीली पड़ गई थी और फ्रिया ने अपनी हैरानी जताने के बजाय उसे शांत करना बेहतर समझा। हाँ, हाँ और हाँ, उसने उत्तर दिया। शुक्रिया क्यूला, सिर्फ तुम ही हो जिसने न केवल मुझ पर विश्वास किया, बल्कि ईमानदारी से मेरी चिंता भी की। इन शब्दों पर दूसरों को लित का कटाक्ष, पोक, गहराई से महसूस हुआ। उन्हें अपनी अशिष्टता का एहसास हुआ और वे उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करने लगे। अगर तुम्हें यह हिस्सा अविश्वसनीय लग रहा है तो बाकी का इंतजार करो। उसने अपनी बात फिर से शुरू की, सही समय पर प्राकृतिक खजाने, पत्र और बक्सा बाहर निकालते हुए ये साबित करने के लिए कि वो ये सब मंगड़ंत नहीं कह रहा था। जब लित ने अपनी बात खत्म की तो ये समझना मुश्किल था कि वे अधिक अविश्वासी थे या डरे हुए। अविश्वासी इसलिए क्योंकि राक्षस और आत्मा की भविष्यवाणी, दोनों ही विचार किसी परी कथा की तरह लग रहे थे। डरे हुए इसलिए क्योंकि भविष्यवाणी की सामग्री अंतहीन धन, सुंदरियों के हरम या लित के राजा बनने के बारे में नहीं थी, जैसा कि किंवदंतियों में होता है। यह उस चीज के बारे में थी जिससे उनके बुरे सपने बनते थे। अकादमी के बिना क्यूला वापस एक बेघर अनाथ बन जाएगी, और अगर युद्ध वास्तव में हुआ तो कोई नहीं कह सकता था कि इसका अंत कैसा होगा। एकमात्र निश्चितता यह थी कि दोनों पक्ष बहुत खून बहाएंगे, शायद इतना कि पड़ोसी देश आक्रमण कर दें और ग्रिफिन किंगडम को इतिहास से मिटा दें। तुम हमें यह सब क्यों बता रहे हो? तुम जानते हो कि यह सब कितना पागलपन भरा लगता है, और अगर तुम्हारी संरक्षिका, पेट्रन, जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना, ने पहले ही मामला अपने हाथों में ले लिया है, तो तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? हमेशा की तरह फ्लोरिडा सबसे पहले बोली। उसने अपने नेतृत्व को काफी गंभीरता से लिया था। उनके बंधन के बावजूद उसे हमेशा महसूस होता था कि वो उनसे कई रहस्य छिपा रहा है। उस पर विश्वास न करने से ज्यादा वह चाहती थी कि लित अपना अभेद्य कवच तोड़े और उसे कुछ वास्तविक विश्वास दिखाए। सबसे पहले क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें सच जानने का अधिकार है। उसका रोम रोम इन शब्दों पर कांप रहा था, फिर भी वह आगे बढ़ा। जैसा कि सोलस ने उसे पहले याद दिलाया था, प्रगति, पूर्णता नहीं। दूसरा, क्योंकि मेरी संरक्षिका भी तुम्हारी ही तरह फ्लोरिडा मुझे इस तरह के कारनामे के काबिल नहीं मानती। आगे बढ़ने से पहले एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। लित क्यूला के बिस्तर पर बैठ गया, अपनी कनपटियों की मालिश करते हुए मन ही मन उस नियति को कोसने लगा जो उसे एक के बाद एक जुआ, गैम्बल खेलने पर मजबूर कर रही थी। सभ्यता के छोर पर जीवन वास्तव में कठिन है। जब से मुझे याद है, मुझे हर चीज के लिए लड़ना पड़ा है। मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूं। मैंने 6 साल की उम्र में अपना पहला इंसान मारा था। फिर अपनी प्रशिक्षुता, अप्रेंटिसशिप खत्म करने के बाद मैं एक इनाम शिकारी, बाउंटी हंटर बन गया। पैसों के लिए लोगों को मारता था। लो, मैंने कह दिया। आखिरकार वे जान गए कि मैं सोने के शौक वाला एक पक्का हत्यारा हूं। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी आंखें मिलाकर उनकी आंखों में देखने के लिए सिर उठाया। उसकी उम्मीदों के विपरीत उनके भावों में कोई आश्चर्य, घृणा या द्वेष नहीं था। तुम लोग जरा भी हैरान क्यों नहीं दिख रहे? खैर, मुझे तो पहले से ही सब पता था। फ्रिया ने कंधे उचकाए। पहले दिन तुमने स्कूल की रानियों को जिस तरह संभाला और तुम्हारे कारनामों के बारे में प्रोफेसर वास्तोर की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं बहुत उत्सुक थी। इसलिए मैंने तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच, बैकग्राउंड चेक करवाई थी। तुमने क्या किया? चाहे नई दुनिया हो या पृथ्वी, अपनी गोपनीयता के उल्लंघन ने उसे कभी अच्छा महसूस नहीं कराया। माफ करना, लेकिन तुम्हारे कौशल, गुस्से और भयानक चरित्र को देखते हुए मुझे लगा कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को जानना सबसे अच्छा है। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ी। ये सब सार्वजनिक जानकारी थी और दोस्त बनने के बाद उसने मुझे सब बता दिया। क्यूला ने बीच में कहा, मैंने इसके लिए तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। इसके विपरीत मुझे तुम अद्भुत लगते हो। काश मैं भी ऐसा कर पाती, बजाय इसके कि हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर रहूं। वो थोड़ा शर्मा गई, अपनी आंखें नीचे झुकाए अपने लंबे बालों से खेलती रही। मेरा भी वही हाल है। मेरा मतलब है कि मैंने भी पृष्ठभूमि की जांच करवाई थी, अद्भुत वाले हिस्से का नहीं। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे तुम काफी डरावने लगे थे, लेकिन फिर तुम एक शांत इंसान निकले। यूरियल ने अपने कंधे से कुछ अदृश्य धूल झाड़ी। वो लित की आंखों में देखने में असमर्थ था। वो उसे अभी भी काफी डरावना लगता था, और मैंने भी ऐसा ही किया। उम्मीद है कि यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, फ्लोरिडा फुसफुसाई। ये वास्तव में है, कम से कम इसका एक हिस्सा। लित खड़ा हो गया, खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। लेकिन बताने से बेहतर दिखाना है। फ्लोरिडा, क्या तुम अपनी तलवार निकालकर मुझ पर हमला करोगी? उसने दूसरों को अपनी सुरक्षा के लिए आसपास की जगह खाली करने का इशारा किया। क्या तुम पागल हो? उसने अपनी आंखें फाड़कर पूछा।
मेरी बात मानो, और जब तुम हमला करो तो एक रक्षात्मक काढ़ा, डिफेंस पोशन भी पी लेना। मैं पीछे हटने के लिए बहुत थक गया हूं। मैं तुम्हें काफी बुरी तरह चोट पहुंचा सकता हूं। ये देखकर कि वह हिल नहीं रही है, लित इतनी तेजी से पास आया कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाई। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से उसके सोलर प्लेक्सस पर थपथपाया, जिससे उसके फेफड़ों की हवा बाहर निकल गई और वह बेकाबू होकर खांसने लगी। जब फ्लोरिडा ने स्वाभाविक रूप से अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश की तो लित ने उसे एक लात से गिरा दिया। इससे पहले कि वह गिरने के लिए अपने शरीर को संभाल पाती, वह पहले से ही ऊपर था। उसने अपने बाएं हाथ से उसका तलवार वाला हाथ जकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे गले से ऊपर उठा लिया। फिर उसने धीरे से उसे वापस खड़े होने में मदद की, जबकि कमरे में सन्नाटा छा गया। अपने नए शरीर की बदौलत लित को फ्यूजन मैजिक का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति ही पर्याप्त थी। जब मैं छोटा था तभी से मैंने देखा कि मेरी बनावट, कॉन्स्टिट्यूशन काफी अनोखी है। इसी तरह मैं अतीत में अकादमी से पहले इतना अच्छा कर पाया। यह अद्भुत है। तुमने इसे क्यों छिपाया? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दिन भर इसका दिखावा करता, यूरियल ने कहा। हाँ, तुम कर सकते थे, अपनी स्थिति, स्टेटस के कारण। अगर एक आम इंसान को किसी भी क्षेत्र में उनसे आगे बढ़ते देख इतने सारे कुलीन नाराज हो जाते हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि एक ऐसा आम इंसान है जो एक अच्छा जादूगर और योद्धा दोनों है। यह सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था जो लित सोच सकता था। इसने उसकी झिझक को ढंग दिया, उसके कारनामे को आंशिक रूप से समझाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसके रहस्यों को कम से कम उजागर किया। मुझे या तो उन लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता जो मेरे अस्तित्व को खतरा मानते हैं, या गुलामी के लिए मजबूर किया जाता। मेरे गुरु ने हमेशा कहा था कि इसे किसी को न बताएं, और यह पहली बार है जब मैं उनकी अवज्ञा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ग्रिफिन किंगडम को आमतौर पर ओरिजिनल किंगडम के रूप में जाना जाता था, क्योंकि एक सहस्राब्दी से भी पहले ये गाल महाद्वीप, गालन कॉन्टिनेंट में युद्धरत राज्यों के दौर से उभरने वाला पहला महान देश था। ये सबसे बड़ा नहीं था, वो गौरव ब्लड सैंड्स जनजातियों के पास था, लेकिन उपजाऊ भूमि की कमी के साथ रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के कारण ये बिना किसी संदेह के सबसे अमीर था। उत्तर और पश्चिम में इसकी सीमा गोगन एम्पायर से लगती थी और दक्षिण और पूर्व में ब्लड सैंड्स रेगिस्तान से। केंद्र सरकार राजधानी वैलोरन में स्थित थी, जिसका नाम मूल राजा वैलोरन ग्रिफिन के नाम पर रखा गया था। किंगडम का शासक शाही सेना का कमांडर इन चीफ भी होता था। निजी नागरिकों या यहां तक कि कुलीनों के लिए सेना रखना प्रतिबंधित था। जो लोग इसका खर्च उठा सकते थे, उन्हें केवल 100 सैनिकों तक का व्यक्तिगत रक्षक, पर्सनल गार्ड रखने की अनुमति थी। सेना भर्ती करने या बनाने का मामूली प्रयास भी क्राउन के खिलाफ राजद्रोह, हाई ट्रीजन माना जाता था, और अपराधी की तीसरी पीढ़ी तक के वंश को मृत्युदंड दिया जाता था। कुलीनों को केवल राजा, रानी की ओर से उनकी भूमि के प्रशासक के रूप में माना जाता था। उन्हें कानून बनाने की अनुमति नहीं थी, केवल उन्हें लागू करने की अनुमति थी, जैसा कि कोर्ट द्वारा अधिनियमित किया गया था। उनकी व्याख्या के बारे में संदेह होने पर शाही मुंशी, रॉयल स्क्राइब को संचार ताबीज के माध्यम से एक साधारण कॉल उसे स्पष्ट कर देती थी। कानूनों को माफ करने के लिए विशेष परिस्थितियों और राजा की प्रत्यक्ष स्वीकृति की आवश्यकता होती थी, अन्यथा इसे विद्रोह का कार्य माना जाता था। ग्रिफिन किंगडम के अपने पड़ोसियों की तुलना में सदियों से फलने फूलने का एक कारण शासक की चयन प्रक्रिया थी। पद वंशानुगत, हेरेडिटरी नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे भूमिका के लिए आवश्यक सक्षमता, कौशल और प्रतिभा। वर्तमान शासक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी पूरे किंगडम की बागडोर तब तक संभालते थे जब तक कि अगला शासक न मिल जाए। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 3 आवश्यक शर्तें थीं। उम्मीदवार के पास मूल राजा का रक्त होना चाहिए, भले ही वह कितना भी कम क्यों न हो। साथ ही उत्कृष्ट जादुई प्रतिभा और प्रमाणित प्रशासनिक कौशल होना चाहिए। पहली आवश्यकता का कारण शासक के अलावा बाकी सभी के लिए अभी भी एक रहस्य था। दूसरी और तीसरी शर्त काफी स्पष्ट थी। जादू के बिना शासक अपने ही रक्षकों का कैदी बन जाएगा, क्योंकि मैजिक को स्तर का एक सेवक भी बिना कोई निशान छोड़े मुश्किल से 1 सेकंड में उसे मार सकता था। अंततः एक अच्छा शासक सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा प्रशासक होता था। न्याय और संतुलन की उचित भावना के बिना वह या तो एक तानाशाह होगा, या उससे भी बुरा, जो भी उसके व्यसनों को सक्षम करने में सक्षम था, उसके हाथों की कठपुतली। जो इन शर्तों को पूरा करते थे, उन्हें शाही महल के सबसे गहरे हिस्से में सोने और चांदी से बने एक रहस्यमय द्वार के सामने लाया जाता था, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता था जिनके पास शाही खून होता था। जो योग्य पाए जाते थे वे उससे स्तब्ध लेकिन सुरक्षित बाहर निकलते थे, जबकि अन्य कभी वापस नहीं लौटते थे। यही मुख्य कारण था कि राजा, रानी की उपाधि का लालच केवल उन्हीं को होता था जो ईमानदारी से मानते थे कि वे इसके हकदार हैं। किसी भी समय
जो शर्तों को पूरा करता था वह वर्तमान शासक को चुनौती दे सकता था और परीक्षण ले सकता था, लेकिन फिर से बहुत कम ही वापस आए। इसके 1000 साल के इतिहास में कोर्ट ने परंपरा को निभाए बिना कभी भी शासक का चुनाव नहीं किया था, और वह भी एक रहस्य था। कई लोगों ने सोचा कि गेट के पीछे जादुई कलाकृतियों की एक श्रृंखला थी जो उम्मीदवार की परीक्षा लेती थी और देश का नेतृत्व करने के लिए फिट न होने वालों को मार देती थी। दूसरों का मानना था कि मूल राजा का भूत अभी भी महल में रहता है और खून के रिश्ते के कारण पीढ़ियों तक अपना ज्ञान पहुंचाता है। वे सब गलत थे। सोने और चांदी के गेट के पीछे एक छोटी सुरंग के बाद दिव्य ग्रिफिन टायरिस, डिवाइन ग्रिफिन टायरिस का ठिकाना था, जो महाद्वीप पर रहने वाले केवल 3 दिव्य प्राणियों में से एक थी। इतिहास उसे केवल मूल रानी, ओरिजिनल क्वीन के रूप में जानता था, उस समय से जब उसने वैलेरॉन को अपना किंगडम बनाने में मदद की थी, जिसे उसने उसके सम्मान में नामित किया था। जब भी आवश्यक होता वो उम्मीदवारों की परीक्षा लेती, ये सुनिश्चित करती कि उसके एकमात्र और सच्चे प्यार की विरासत खो न जाए, उनके दिमाग और आत्माओं की जांच करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नोवेल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर उनमें से कोई उसे पसंद आता तो किंगडम को एक नया शासक मिल जाता, अन्यथा उसे रात के खाने के लिए कुछ अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टायरिस प्रत्यक्ष हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करती थी और न ही उसे अब मानवीय मामलों की बहुत परवाह थी। वो बस राजा वेलेरॉन की मरते समय की इच्छा को पूरा करती रही, उसके उत्तराधिकारियों का चयन करती रही और समय समय पर कोर्ट को डराती रही जब किसी ने सोचा कि परंपरा पुरानी हो गई है। यह उसके ठिकाने से ही था कि अजन रेनास आजैन रीनस अपने नए मिशन के लिए रवाना हुआ। वह क्वींस कॉर्प्स में सबसे नया रंगरूप था और उसने टायरिस से शाही जादू, रॉयल मैजिक की बुनियादी बातें सीखना अभी खत्म ही किया था। क्वींस कॉर्प्स का अस्तित्व एक ज्ञात तथ्य था जिसे हर कानून का पालन करने वाला नागरिक याद रखता और उसका सम्मान करता था। इसके विपरीत क्वींस कॉर्प्स को सिर्फ एक अफवाह माना जाता था, अपराध की दुनिया का हौवा, बोगीमैन। यह एक गुप्त इकाई थी जिसमें केवल कोर के सबसे वफादार सदस्य शामिल थे, जो एक बार शाही जादू में महारत हासिल कर लेने के बाद किंगडम के लिए किसी भी खतरे को अकेले ही खत्म कर देते थे। अगर एक पूरा कुलीन परिवार किसी दुर्घटना में मारा जाता, अगर कोई आपराधिक गिरोह रातों रात गायब हो जाता, तो यह कॉर्प्स का काम होता था। किसी ने भी वास्तव में कॉर्प्स के सदस्य को कार्रवाई में नहीं देखा था और बताने के लिए जिंदा नहीं बचा था। जब वे मिले थे, टायरिस ने अजन का अपने मानव रूप में स्वागत किया था, जिससे वो उसके प्यार में पागल हो गया था, और अगला पूरा हफ्ता उसके शादी के प्रस्तावों को खारिज करने और उसे समझाने में बिताया था। उसने बहुत लंबे समय तक अपने ग्रिफिन रूप को बनाए रखा था, इसलिए भूल गई थी कि एक डरे हुए मेहमान को शांत करना उसकी अनुचित भावनाओं का सामना करने से कहीं ज्यादा आसान था। टायरिस की मानवीय उपस्थिति में एक नाजुक अंडाकार चेहरा था, जिसमें ऐसी आदर्श विशेषताएं थी जिन्हें पुनः उत्पन्न करने के प्रयास में अनगिनत कलाकारों ने अपना पूरा जीवन व्यर्थ में बिता दिया था। उसके चमकते सुनहरे बाल थे जो इतने लंबे थे कि लगभग फर्श को छूते थे, और चांदी की आंखें जो हल्की सी रोशनी में भी सितारों की तरह चमकती थी। उसकी मोतियाबिंद जैसी गुलाबी त्वचा बेदाग थी, जिसमें इतने लंबे समय तक ठंडे भूमिगत ठिकाने में रहने का कोई निशान नहीं था। याद रखना कि अपनी नई शक्तियों का दुरुपयोग न करें, ये उसके विदाई शब्द थे। तुम्हारे शरीर की अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज, तुम्हारी दुश्मन नहीं है। इसके विपरीत वे ही एकमात्र कारण है कि तुम और सभी प्रतिभाशाली जादूगर अभी भी जीवित हैं, बावजूद इसके कि तुम्हारे शरीर तुम्हारे कोर की शक्ति को धारण करने के लिए अनुपयुक्त हैं। शरीर को ढलने में समय लगता है और प्रक्रिया में जल्दबाजी करने का कोई तरीका नहीं है। कोई भी गलत कदम और तुम एक अबोमिनेशन में बदल जाओगे, और तब कॉर्प्स के किसी अन्य व्यक्ति को तुम्हें खत्म करना होगा। अलविदा बच्चे, हम फिर नहीं मिलेंगे। भारी मन से वह पीछे मुड़े बिना प्रस्थान कर गया। रानी के आदेशों के अनुसार किंगडम के साथ कुछ गलत था, सामान्य से भी बुरा, जिसके लिए सभी की मदद की आवश्यकता थी, और अजन को अपना प्रशिक्षण जल्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्हाइट ग्रिफिन अकादमी के पास कई एल्केमिक लैब्स और उनके द्वारा स्टॉक में खरीदी जा रही सामग्रियों के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। साथ ही उनकी जरूरत से बहुत ज्यादा डायमेंशनल बॉक्सेस भी थे। अजन के जाने के बाद टायरिस आहें भरे बिना नहीं रह सकी। वो कोर रिफाइनिंग प्रक्रिया की विडंबना के बारे में सोच रही थी, जबकि वे लोग जिन्होंने बहुत कमजोर माना कोर, चाहे वह लाल हो या पीला, से शुरुआत की थी, उनके लिए यह आसान था। लेकिन कोर जितना मजबूत होता, जोखिम उतना ही अधिक होता। उसका प्रिय वैलेरॉन इसका आदर्श उदाहरण था। पीले कोर के साथ पैदा हुए, एक बार ट्रू मैजिक सीख लेने के बाद उसे अपने कोर और शरीर दोनों को एक ही समय में मजबूत करने का अवसर मिला। अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके हटाया। एक बार जब उसका कोर बहुत मजबूत होने लगा तो दर्द खतरे का पहला संकेत था,
जिससे टायरस उसे तब तक विश्व ऊर्जा को रिफाइन करने से रोक पाई जब तक कि शरीर पूरी तरह से ढल नहीं गया। लेकिन अधिक मजबूत प्राणियों जैसे जादुई जानवरों या प्रतिभाशाली जादूगरों के लिए जो पहले से ही अपने पूर्ण विकास तक पहुंच चुके थे, ट्रू मैजिक अक्सर मौत की सजा जैसा था। अगर वे अशुद्धियों को बहुत तेजी से शुद्ध करते तो उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा बिना किसी नियंत्रण के हर एक कोशिका में भर जाती। भाग्यशाली लोग मौके पर ही मर जाते, जबकि कम भाग्यशाली लोग असहनीय दर्द के बीच फट जाते। और फिर अबोमिनेशंस थे, ऐसे प्राणी जिनका कोर इतना मजबूत, इच्छा इतनी अदम्य थी कि मौत भी उन्हें हरा नहीं सकती थी। वे धरती को त्रस्त कर देते, अपने अस्तित्व को लंबा खींचने की कोशिश में जीवन के सभी रूपों को खा जाते। इस तरह की नियति से बचने का एकमात्र तरीका कड़ी मेहनत और धैर्य था, लेकिन इसके इनाम कल्पना से परे थे। विश्व ऊर्जा के लिए एक माध्यम कॉन्ड्यूट बनने का अर्थ था एक अवेकन्ड जागृत व्यक्ति बनना, एक ऐसा प्राणी जिसके पास अंतहीन माना आपूर्ति हो, जिसकी एकमात्र जादुई सीमा उसकी अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना हो। अशुद्धियों को हटाकर एक जागृत व्यक्ति का शरीर उत्तरोत्तर तेज, मजबूत और अधिक लचीला होता जाता है। उसका उपचार इतना तेज होता है कि लगभग पुनर्जन्म रीजेनरेशन जैसा लगता है। उसकी 6 इंद्रियां जानवरों की तरह तेज होती हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी जागृत व्यक्तियों की जीवन अवधि बढ़ जाती है। वे अब अपनी जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करते, बल्कि उसे विश्व ऊर्जा से ही बदल देते हैं। इसी तरह स्कॉर्पिकोर, ग्रिफिन, ड्रैगन और फीनिक्स जैसे राक्षसों का जीवन लगभग शाश्वत हो सकता था, लेकिन इसका मतलब अमरता नहीं था। भले ही उनमें से प्रत्येक को मारना वास्तव में कठिन था, लेकिन यह असंभव नहीं था। अजन के साथ बिताए समय और उसके अस्तित्व के अभी भी कितने क्षणभंगुर होने के बारे में सोचते हुए टायरस ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या उसका पुराना दोस्त और प्रतिद्वंद्वी लीगांग वास्तव में हमेशा से सही था। इंसानों को सिखाना असंभव नहीं है, बस निरर्थक है। उसने टायरस को आखिरी बार मिलने पर बताया था, सदियों पहले, जब उसने मनुष्यों की जन्मजात मूर्खता के कारण उन पर भरोसा करना छोड़ दिया था। सीढ़ियों पर भागते समय अजन रेनास इस बात से हैरान था कि उसकी सहनशक्ति और गति दोनों में कितना सुधार हुआ है। किंगडम के कुलीन मेज असैसिन्स में से एक होने के नाते वह अपने शरीर को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता था। एक नौसिखिया जागृत व्यक्ति के रूप में टायरस ने उसे अशुद्धियों से अपने शरीर को केवल आंशिक रूप से शुद्ध करने की अनुमति दी थी, फिर भी बदलाव उल्लेखनीय थे। हालांकि उसकी खुशी अल्पकालिक थी। अजन को अभी मिली रिपोर्ट की चिंता सता रही थी, अपनी सामग्री के लिए नहीं, बल्कि अपनी लंबाई के लिए केवल एक पन्ना। इसका मतलब केवल यह हो सकता था कि क्राउन के सभी संसाधन इतने कम पड़ गए हैं कि वे बमुश्किल ठीक से काम कर पा रहे हैं। मैं कुछ ही महीने पहले एकांत में गया था। इतने कम समय में स्थिति इतनी कैसे बदल सकती है। जैसे ही वह एक दर्पण के पास पहुंचा, उसने एक छोटे चाकू से अपनी बाईं तर्जनी उंगली को चुभाया, अपने माना को इंजेक्ट करते हुए उस पर एक मैजिक रून खींचने के लिए अपने खून का उपयोग किया। दर्पण की सतह कांप उठी, जबकि गुप्त वॉप गेट नेटवर्क सक्रिय हो गया, जिससे वो तुरंत अपने गंतव्य कंड्रिया शहर तक पहुंच गया। कागज पर यह एक मध्यम आकार का शहर था, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग थी। कैंड्रिया मार्केट के सबसे बड़े काला बाजारों ब्लैक मार्केट्स में से एक का घर था। सही कीमत पर ऐसी बहुत कम चीजें थी जो आप हासिल नहीं कर सकते थे, यहां तक कि गुलामों के पट्टे, स्लेव कॉलर्स भी। जब अजन मेज एसोसिएशन की स्थानीय शाखा में उभरा तो क्लर्क ने उसे बमुश्किल देखा। गुप्त नेटवर्क के पास किंगडम के सभी आधिकारिक चौकियों तक पहुंच थी, जिससे एजेंटों को पूछताछ या तलाशी से बचने में मदद मिलती थी। बाहर निकलने से पहले अजन वॉशरूम में अपनी पहचान कवर तैयार करने के लिए रुका। महल में रेशमी पोशाक सामान्य थी, लेकिन किसी भी अन्य स्थान पर यह उसे अलग दिखाती। उसने भूरे रंग की सूती लेगिंग, सफेद शर्ट और एक बनियान पहनी। उसके नए जूतों का तलवा नरम था, जिससे वह बिना शोर किए चल सकता था। अंतिम स्पर्श वाटर मैजिक के साथ मेकअप करना था, जिसमें उसकी बाईं आंख के नीचे से ठुड्डी तक एक लंबे निशान स्कार का अनुकरण किया गया था। अगर कोई उसे देखना बंद भी कर देता तो वह निशान ही एकमात्र चीज होती जो वे देखते। उनकी नजरें उसकी आंखों और नाक को नजरअंदाज करते हुए उस पर टिक जाती। जब भी वे उसका चेहरा याद करने की कोशिश करेंगे, उन्हें केवल 3 दिन की दाढ़ी वाला और गाल पर निशान वाला एक आदमी याद आएगा। इमारत से बाहर निकलने के बाद अजन को याद आया कि वह कैंड्रिया से नफरत क्यों करता था। सड़कों के व्यापारियों, माल लादने और उतारने के लिए रुकने वाली गाड़ियों और इधर उधर जाने वाले पैदल यात्रियों के बीच चलना निवासियों के लिए एक कला और बाकी सभी के लिए एक मेहनत बन गया था। खचाखच भरी सड़कों ने इसे चोरों के लिए स्वर्ग बना दिया था। जब अजन आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसके गले में लटकने वाली चमड़े की थैली 4 बार चोरी हो चुकी थी, जिसमें उसने ये छिपाने के लिए कुछ तांबे और चांदी के सिक्के रखे थे कि उसके पास डायमेंशनल रिंग है। हर बार उसे उन लोगों की जेबों में जो कुछ भी मिला
उससे उसे बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसे लूट रहे थे, जिन्हें उसने हाथों की सफाई से वापस लूट लिया। इस प्रक्रिया में अजन ने वास्तव में 3 चांदी के सिक्के कमाए, जिन्हें उसने सड़क पर एक बेनाम बेघर को दान कर दिया। वो हटोरने की दुकान के चारों ओर घूमा, अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हुए पास के स्टॉलों की जांच करने का नाटक किया। शहर के हाई एंड हिस्से में होने के कारण ट्रैफिक सीमित था और इससे उसे जादू के साथ चीजों को तेज करने में मदद मिली। हर कदम के साथ अजन अर्थ मैजिक की लहरें छोड़ता, जो वापस आने से पहले दुकान की दीवारों में समा जाती, एक सोनार की तरह, जिससे वो गुप्त रास्तों की जांच कर पाता। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। या तो मैंने उस धोखेबाज चुड़ैल को बहुत ज्यादा समझ लिया और वहां कोई गुप्त रास्ता नहीं है, या मैंने उसे कम आंका है और उसने अपनी लैब को जादुई रूप से सुरक्षित शील्डेड कर लिया है। उसके आदेशों के पीछे एल्केमिक लैब का हाल ही में बनाया गया नक्शा था, लेकिन केवल सामने के दरवाजे और सेवा प्रवेश द्वार सर्विस एंट्रेंस का उल्लेख था। नक्शे के अनुसार दोनों पर कुल भाड़े के सैनिकों का पहरा था। अजन को जटिल योजनाएं पसंद नहीं थी। उसके अनुभव में सेटअप जितना बड़ा होता, उतनी ही अधिक चीजें गलत हो सकती थी। उसके पास मिशन के लिए केवल एक मौका था, इसलिए आसपास की टोर लेने के बाद उसने एक गली में गायब होने से पहले कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदी। उसने अल्केमिक लैब पर नजर रखने के लिए क्षेत्र की सबसे ऊंची इमारत 3 मंजिला घर की छत पर इंतजार करना चुना। अजन के पास विकल्प सीमित थे। एक साथी जादूगर के खिलाफ होने के नाते उसे संदेह था कि हेटोर ने सामान्य तालों का इस्तेमाल किया होगा। अवैध बाजार उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, इसलिए उसने घुसपैठियों से छुटकारा पाने या कुछ गलत होने पर सभी आपत्तिजनक सबूतों को नष्ट करने के लिए अलार्म और सुरक्षा उपाय निश्चित रूप से किए होंगे। अजन जल्दबाज नहीं था, न ही मिशन की कोई समय सीमा थी, इसलिए उसने सही अवसर का इंतजार किया और 2 दिनों बाद उसे मौका मिल गया। यह मौका बक्सों की एक खेप के रूप में आया, जिसे 2 युवक सर्विस गेट वाली गली में अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद देने आए थे। अंततः दरवाजा अंदर से खोला गया, जिससे रक्षकों और कुरियरों दोनों को सामान अंदर ले जाने की अनुमति मिल गई। लाइफ विजन का उपयोग करते हुए अजन ने गवाहों के लिए आसपास की जांच की और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए इमारत की जांच की कि उसके पास मौजूद जानकारी सही थी। अंदर कोई रक्षक छिपा नहीं था और यह अच्छी खबर थी। अगर अजन चाहता तो वो नीचे कूदकर बमुश्किल 2 सेकंड में उन सबको मार सकता था। लाशें कोई समस्या नहीं थी, वो उन्हें अपने डायमेंशनल एम्यूलेट में रख सकता था, और खून भी कोई समस्या नहीं थी। डार्क एनर्जी का एक साधारण झटका नरसंहार के हर निशान को मिटा देता। लेकिन इसका मतलब 2 संभावित निर्दोषों को मारना होता। साथ ही वो गाड़ी और बक्से निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करते, क्योंकि वे मुख्य सड़क से पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। अजन ने रक्षकों के वापस अंदर जाने का इंतजार किया और अंतिम सेकंड में जब दरवाजा बंद होने वाला था, वह ब्लिंक करके अंदर पहुंच गया। अजन के स्टिलेटो खंजर ने आदमी की रीढ़ को खोपड़ी से अलग कर दिया, जिससे वो मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि दूसरा रक्षक, एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का व्यक्ति, प्रतिक्रिया कर पाता, अजन ने फिर से ब्लिंक किया, उसके पीछे प्रकट हुआ और रक्षक के गले को कान से कान तक रेतने से पहले अपना दाहिना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। खून की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। अजन ने वाटर मैजिक के साथ उस सबको पकड़ लिया और अपने डायमेंशनल एम्यूलेट में जमा कर लिया। फिर उसने लाशों की तलाशी ली, जिसमें उसे चाबियों का एक सेट और व्यक्तिगत सामान मिला। देखने में अधेड़ उम्र का रक्षक शादीशुदा नहीं लग रहा था और न ही उसका कोई परिवार था। कवच के नीचे उसके कपड़े दिनों पुराने खाने के दागों से गंदे थे और कुछ बटन गायब थे जिन्हें उसने कभी बदलने की परवाह नहीं की थी। उसके पास जुआ खेलने के पासे और शराब की एक मशक वाइन स्किन मिली, जो सुबह होने के बावजूद आधी खाली थी। ये सब संकेत थे कि वह व्यक्ति दुनिया की परवाह किए बिना खुद को बर्बाद कर रहा था। दूसरा रक्षक छोटा था, साफ सुथरा था और उसके गले में एक अंडाकार लॉकेट था, जिसके अंदर दिल के आकार में 4 अक्षर खुदे हुए थे। अजन ने अपनी दाढ़ी साफ करने के लिए एयर मैजिक और नकली निशान हटाने के लिए वाटर मैजिक का उपयोग किया। साथ ही कपड़े पहनने से पहले अपने शिकार जैसा दिखने के लिए कुछ मेकअप भी किया। जब तक कोई पर्याप्त करीब नहीं आता, मुझे घुसपैठिए के रूप में पहचानना मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता भी है तो आश्चर्य मुझे 1 या 2 सेकंड का समय देगा, जो उस दखल देने वाले कमीने से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त होगा। लाशों को अपने डायमेंशनल एम्यूलेट में सील करने के बाद अजन ने फिर से अर्थ मैजिक का उपयोग किया। इस बार इमारत को अंदर से स्कैन किया। जैसा कि उसे पहले संदेह था, इसे बाहरी जांच के खिलाफ ढाल शील्ड दी गई थी, लेकिन वहां से वो दुकान के ठीक नीचे सुरंगों और कमरों के एक अज्ञात ग्रिड को महसूस करने में सक्षम था। अजन गोदाम से बाहर निकला और निकटतम प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। उसे अपने पीछे छोड़े गए बक्सों की तलाशी न ले पाने का अफसोस था, लेकिन अब समय कम था। उसका लक्ष्य वह सभी सबूत प्राप्त करना था जिनकी उसे आवश्यकता थी, इससे पहले कि वो जगह को उड़ा दे या माफीनामा लिखकर भाग जाए।
लाइफ विजन की मदद से वो देख सकता था कि उसके सामने वाले दरवाजे में कोई जादुई गुण नहीं थे। फिर भी जब उसे सही चाबी मिली तो उसने सुरक्षित रहने के लिए इसे खोलने हेतु स्पिरिट मैजिक का उपयोग किया। ब्लूप्रिंट के अनुसार दुकान इमारत की पहली मंजिल पर थी, जिसमें जनता के देखने के लिए मध्यम निम्न मूल्य की वस्तुओं की प्रदर्शनी की जगह कच्चे माल को स्टॉक करने के लिए गोदाम और कर्मचारियों की सुविधाओं के साथ दोनों को जोड़ने वाला एक चौड़ा गलियारा था। सड़क के स्तर से नीचे केवल अल्केमिक लैब और तिजोरी वॉल्ट होने की उम्मीद थी, जिसमें उच्च श्रेणी के उत्पाद और दुर्लभ सामग्री रखी गई थी। अर्थ मैजिक के कारण अजन को सुरंगों का रास्ता खोलने के लिए छिपा हुआ लीवर खोजने में कोई समस्या नहीं हुई। रास्ता अलार्म और जाल ट्रैप्स से भरा था, लेकिन शाही जादू, रॉयल मैजिक और लाइफ विजन के बीच वो बमुश्किल धीमा होते हुए उन्हें पार करने में सक्षम था। जमीन के नीचे एक जादुई लैब बनाना असामान्य था, लेकिन अभूतपूर्व नहीं। शक्तिशाली मंत्रों और अस्थिर घटकों को संभालते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि सुविधा बाहरी ताकतों से पूरी तरह से अछूती इंसुलेटेड रहे। अगर किसी भी कारण से एक महत्वपूर्ण कदम के दौरान रहस्यमय जंगली ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं, तो सबसे अच्छा मामला घंटों यदि दिनों नहीं तो काम और उपयोग किए गए सभी संसाधनों को खोना था। सबसे बुरा मामला, पूरी लैब धमाके के साथ उड़ जाएगी। जादुई साधनों द्वारा एक अच्छा इंसुलेशन बहुत बहुत महंगा था। यही कारण था कि कंजूस या जरूरतमंद जादूगर अपने बटुए पर बोझ कम करने के लिए भूमिगत विकल्प चुनते थे। अजन ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि हेटोन को यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी चाल दोधारी तलवार थी। एक तरफ इसने उसे बिना किसी संदेह के दूसरों की नजरों से दूर लैब के नीचे लैब बनाने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर वह लाइफ विजन के माध्यम से देख सकता था कि वह वास्तव में कंजूस रही थी। असली लैब का इंसुलेशन खराब था, जिसका मतलब था कि हेटोन अपनी जान जोखिम में डाले बिना उसके आसपास किसी भी प्रकार का शक्तिशाली जादुई उपकरण नहीं रख सकती थी। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उस बिंदु से आगे जाल और अलार्म केवल यांत्रिक मैकेनिकल प्रकृति के थे, जिससे उसका काम बहुत आसान हो गया। जैसे जैसे वह गहराई में गया, अजन को अचानक समझ में आया कि सुरक्षा इतनी ढीली क्यों थी। गलियारे इतने चौड़े थे कि दो वयस्क मुश्किल से साथ साथ चल सकते थे, और जादुई रूप से इतने रोशन थे कि छिपने की कोई जगह नहीं थी। अंदर जाना अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन अगर वह पकड़ा जाता तो बाहर निकलना लगभग असंभव होता। कम छत ने उड़ना बेकार कर दिया था, तंग जगह ने भागने के लिए चपलता एजिलिटी का उपयोग करने से रोक दिया। किसी लड़ाई में गति और जादू की तुलना में ताकत और संख्या कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगी। पहला कमरा जो उसे मिला वह एक शानदार लाउंज था, जिसके पूरे फर्श पर एक महंगा कालीन बिछा था और एक लंबी चेरी लकड़ी की मेज के चारों ओर मखमली लाल सोफे और कुर्सियां रखी थी। यह निश्चित रूप से वह जगह होगी जहां वह अपने विशेष ग्राहकों के साथ व्यापार पर चर्चा करती है। अजन ने मेजों पर रखे कई लकड़ी के बक्सों को देखा, जिनमें से एक को छोड़कर सभी में एक बहुत ही जटिल जादुई ताला पहले से ही सक्रिय था। उसने रून पैटर्न को पहचान लिया। ये तस्करों और जासूसों के बीच बहुत लोकप्रिय ताले का एक रूपांतर था। यह उसे खोलने की अनुमति देता था जो सही संयोजन कॉम्बिनेशन जानता हो, न कि केवल उसे जिसने अपना जादू उस पर अंकित किया हो। फिर भी एक भी गलती और वह बर्तन अंदर से फट इम्प्लोड जाएगा, जिससे उसकी सामग्री नष्ट हो जाएगी। ये संस्करण अधिक जटिल और खतरनाक लग रहा था। ये फटने के बजाय विस्फोट एक्सप्लोड करेगा। अजन ने उन सबको अपने डायमेंशनल एम्यूलेट में रख लिया, इस उम्मीद में कि बाद में उन्हें खोलने का कोई रास्ता मिल जाएगा। उसने बिना ताले वाला बक्सा भी लिया और ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने के लिए कुछ फर्नीचर हटाने के बाद उसे जमीन पर रख दिया और खोलने का बटन दबाया। बक्सा एक बड़ी अलमारी के आकार का हो गया, जिसमें बीकर, कांच की छड़ें, शीशियां और कई बना थे। ये यांत्रिक हाथों से जुड़े गियरों से भी भरा था, जिन्हें प्रयोगशाला के कांच के बर्तनों को पकड़ने और संभालने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें अभी व्यवस्थित किया जाना बाकी था। ये जादू और विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार था जिसके बारे में अजन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये जो कुछ भी है, यह निश्चित रूप से उन अन्य बक्सों में जो कुछ भी है उसका अनअसेंबल संस्करण होना चाहिए। काश कांच के बर्तन पहले से ही कम सामग्री से भरे होते तो मेरा मिशन पूरा हो गया होता। जैसा कि यह है, सवाल अभी भी बना हुआ है। आखिर यह किस काम के लिए है? उसने इसे फिर से संकुचित किया और इसे भी संभाल कर रख लिया। लाउंज एक और छोटे गलियारे की ओर जाता था, जो पिछले वाले के समान ही था। अर्थ मैजिक और लाइफ विजन के साथ जाल या छिपे हुए रक्षकों की जांच करने के बाद अजन पहेली के अंतिम टुकड़े को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं हुई जिससे वह आने वाले दुश्मनों की आहट सुन सका। फिर भी उसे कोई नहीं मिला। अपनी बाईं ओर उसे एक और दरवाजा मिला, जो इमारत के किसी भी अन्य दरवाजे से अलग था। यह मोटा और गद्देदार था, जिसे किसी चीज को बाहर आने से रोकने के लिए बनाया गया था। फिर भी इसमें कोई ताला नहीं था।
इसने उसकी जिज्ञासा जगाई, इसलिए अपने जादुई सूट को वापस बदलने और सबसे बुरे के लिए तैयार होने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने जो देखा वह इतना डरावना था कि उसके जैसा अनुभवी व्यक्ति भी अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ती हुई महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अंदर का कमरा छोटा था, 5 मीटर 16 चौड़ा और 10 मीटर 33 लंबा, जिसमें दीवारों और फर्श से जंजीरें बाहर आ रही थी। पहली नजर में यह एक जेल जैसा लग सकता था, लेकिन सब कुछ गलत था। वहां कोई कैदी लटके हुए नहीं थे, बस लाशें थी। एक ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से फट गया हो। उसका सीना एक ही विशाल घाव से 2 भागों में कटा हुआ था, जिसे कोई भी ज्ञात हथियार या जानवर पहुंचाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। एक और जलकर मर गया था, जबकि उसका पड़ोसी पूरी तरह से जम गया था और कमरा ठंडा न होने के बावजूद उसमें पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा। उन दोनों की जांच करने के बाद अजन समझ गया कि उनकी मौत का कोई मतलब नहीं था। ये किसी मंत्र या प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था। आग और बर्फ ने क्रमशः उन्हें अंदर से खा लिया था। आखिरी लाश दूसरों से भी अजीब थी। उसने जिसे एक बूढ़ा आदमी समझा था, उसका चेहरा अब पीड़ा से विकृत हो चुका था। आंखें पलट गई थी, जिससे केवल सफेद हिस्सा दिख रहा था। लाश की नसें चमकीले नीले रंग की हो गई थी और वे बाहर की ओर उभरी हुई थी, जैसे वे किसी भी सेकंड फटने वाली हों। जब अजन ने शरीर को बेहतर ढंग से जांचने के लिए छुआ तो बूढ़े आदमी को होश आ गया और वो लगभग खामोश प्रार्थना बुदबुदाया, कृपया मुझे मार डालो। अजन आश्चर्य से पीछे हट गया। उसने स्वाभाविक रूप से लाइफ विजन को सक्रिय किया। न केवल वो बूढ़ा आदमी जीवित था, बल्कि जंजीरों से बंधे सभी शरीर, यहां तक कि मृत्यु में भी माना सिग्नल उत्सर्जित कर रहे थे। जिसने भी उन्हें मारा था वह अभी भी सक्रिय था। देवताओं के नाम पर उस पागल औरत ने क्या किया है? अजन ने शरीर जमा कर लिए। शाही जादूगरों, रॉयल मेजर्स को बहुत स्पष्टीकरण देना होगा। फिर उसने बूढ़े आदमी की फिर से जांच की। वो स्पष्ट रूप से बहुत दर्द में था, चलने की स्थिति में नहीं था और अजन कोई मरहम लगाने वाला हीलर नहीं था। वो हाल ही में एक जागृत अवेकन्ड व्यक्ति बना था, जिसने ट्रू मैजिक के साथ केवल उन्हीं मंत्रों को विकसित किया था जिनके वह पहले से ही योग्य था। मुझे खेद है, बूढ़े व्यक्ति, लेकिन आपके शरीर या आपके साथियों के शरीर में एक बड़ी आपदा को रोकने की कुंजी हो सकती है। किंगडम आपके बलिदान का सम्मान करता है। अजन ने उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसे दर्द रहित मौत दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, जंजीरें जादुई ऊर्जा से टिमटिमाने लगी। ये समझे बिना भी कि कैसे, वो जान गया कि उसने किसी तरह का अलार्म सक्रिय कर दिया है। अजन ने आकलन किया कि शरीर और बक्सों के बीच उसने पर्याप्त हासिल कर लिया है। अब वहां से निकलने का समय था। उसे पता नहीं था कि वह अलार्म नहीं था, ठीक वैसे ही जैसे वह कमरा जेल नहीं था। ये सिर्फ एक और लैब थी जिसमें अलग तरह के परीक्षण के जीव, गिनी पिग्स थे। जंजीरों ने बस सहायकों को सचेत किया था कि डेटा एकत्र करने का समय आ गया है। अजन एयर फ्यूजन का उपयोग करके वापस भागा, जाल से बचने के लिए केवल थोड़ा धीमा हुआ। अचानक जादूगर की पोशाक में एक आदमी और कुछ रक्षक एक कोने से निकल आए और घुसपैठिए को देखते ही अलार्म बजाने में सफल रहे। अपनी खराब किस्मत को कोसते हुए अजन आगे बढ़ा। उसके खंजरों ने रक्षकों और जादूगर का काम तमाम कर दिया, जो एक भी मंत्र बोलने का समय मिलने से पहले ही मर गए। गलियारों में और भी रक्षक भर गए। अजन के खंजरों के नीचे चींटियों की तरह मर रहे थे। उनकी लाशों का ढेर उतनी ही तेजी से लगा जितनी तेजी से वे आए थे। इमारत में अलार्म गूंजता रहा, जिससे एक सहायक अपनी मालकिन को सचेत करने के लिए मजबूर हो गया। मिस्ट्रेस हैटोन, कैंड्रिया की लैब में एक घुसपैठिया है। उसकी आवाज दहशत से भरी थी। वो कितनी दूर तक गया है? उसने क्या लिया है? वो बूढ़ी फटी हुई आवाज चिंतित होने के बजाय अधिक चिड़चिड़ी थी। उन्होंने उसे उसके नवीनतम प्रयोग के एक महत्वपूर्ण मोड़ के दौरान परेशान किया था। हमें नहीं पता, वो भूमिगत लैब से बाहर आने वाला है। मुझे नहीं पता कि हम उसे कब तक रोक पाएंगे। कृपया हमारी मदद करें। तुम्हारी मदद करूं? अक्षम, आसान फरामोश बेवकूफों का एक झुंड। तुम सबको निकाला जाता है। कोइन हेटोन ने अपने डायमेंशनल एम्यूलेट से एक कांच का मोती निकाला, उसे अपनी एड़ी के नीचे कुचल दिया। एक सेकंड बाद भूमिगत लैब से एक शक्तिशाली लेकिन नियंत्रित विस्फोट हुआ, जिसने दुकान से 5 मीटर 16 के दायरे में सब कुछ और सभी को राख में बदल दिया। फिर उसने अपना संचार ताबीज लिया और अपने ग्राहक को सूचित किया, लुकाट, लुकाट, बूढ़े बेवकूफ, मेरे पास अच्छी खबर है और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि एक घुसपैठिए ने तुम्हारे छोटे से मास्टर प्लान को बिगाड़ दिया है। उसे भागने से रोकने के लिए मुझे सब कुछ नष्ट करना पड़ा। अच्छी खबर क्या है? मैं अभी खत्म नहीं हुई हूं, बेवकूफ। मेरा पुराना छात्र प्रोफेसर रीफला अपना ऑर्डर लेने आया था और वह भी शायद मर चुका है। अगर मैं सही हूं और मैं आमतौर पर होती हूं तो घुसपैठिए को रानी ने यहां भेजा था।
प्रोफेसर की मौत गलत समय पर हुई है। वे शायद सोचेंगे कि वह तुम्हारे पालतू कुत्तों में से एक था। साथ ही मुझे नहीं पता कि वहां एक से अधिक घुसपैठिए थे या उन्होंने क्या पता लगाया है। अंतिम खेप या तो खो गई है या दुश्मन के हाथ में है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं जल्दी करती। अगर उन्हें इसकी सामग्री का पता चल गया तो तुम शुरू करने से पहले ही फेल हो जाओगे। आर्कमेज लुकार्ड की आवाज गुस्से और अधीरता से भरी थी। उसने उस बूढ़ी डायन को सालों पहले जिंदा दफना दिया होता अगर उसे मौका मिलता। लेकिन हेटोन बहुत चालाक थी और बहुत कुछ जानती थी। मैं अभी भी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं, वो दहाड़ा। लैब का बीमा इंश्योरेंस किया गया था। लित ने अपने साथियों द्वारा अपनी स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझने का इंतजार किया। उनकी सहायता के बिना उसे डर था कि वह खुद को और अपने परिवार को अनगिनत खतरों में डालने के लिए मजबूर हो जाएगा। उनमें से प्रत्येक को वास्तव में कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया था। या तो उसकी कहानी का समर्थन करना, हेडमास्टर से झूठ बोलना और अपने शैक्षणिक करियर और परिवार के नाम को खतरे में डालना, या इनकार करना, उसे अकादमी की बर्बादी को रोकने के उसके प्रयास के परिणामों को अकेले कंधों पर ढोने के लिए छोड़ देना। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ मांग रहा हूं, लेकिन कृपया जान ले कि मैं ये हल्के में नहीं कर रहा हूं। अगर तुम में से कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहता है तो मैं समझूंगा और कोई द्वेष नहीं रखूंगा। एक अजीब सन्नाटा छा गया। उनमें से अधिकांश नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। एक तरफ उन्हें अपने दोस्त पर गर्व महसूस हुआ, जो न केवल किंगडम को गृहयुद्ध से बचाने के लिए इतना जोखिम उठाने को तैयार था, बल्कि उन पर अपना रहस्य उजागर करने के लिए पर्याप्त भरोसा भी करता था। दूसरी ओर वे दोनों विकल्पों के परिणामों से डरे हुए महसूस कर रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें एहसास हुआ कि वह उनसे विश्वास की एक छलांग, लीप ऑफ फेथ, मांग रहा था। अगर उसके खुलासे ने कुछ साबित किया था तो वह यह था कि वे वास्तव में उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। लित पहले से ही डरावना था जब वह हर समय घूरता रहता था, कक्षाओं को आसानी से पार करता था और मॉक परीक्षा में अकेले जादुई जानवरों को ठिकाने लगाता था। लेकिन अब क्या उसने अभी स्वीकार नहीं किया था कि वह एक सामान्य इंसान नहीं है? जहां तक वे जानते थे, उसकी अप्राकृतिक गति और ताकत सिर्फ हिमशैल का सिरा, टिप ऑफ द आइसबर्ग, हो सकती थी। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे व्हाइट ग्रिफिन अकादमी में शामिल होते समय उनमें से किसी ने भी सोचा था। यूरियल के लिए योजना हमेशा कड़ी मेहनत करने, अपनी शादी से पहले ज्यादा से ज्यादा मौज मस्ती करने और पारिवारिक संपत्ति विरासत में पाने की रही थी। फ्लोरिया का एकमात्र उद्देश्य इतने उच्च ग्रेड के साथ स्नातक होना था जो उसे किसी भी अरेंज मैरिज से बचने और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने की अनुमति दे। ये पता लगाने के बाद कि उसकी मां उसकी बेटी के रूप में नहीं, बल्कि केवल अपनी साजिशों के लिए एक उपकरण के रूप में परवाह करती है, फ्रिया ने घर को हमेशा के लिए छोड़ने से पहले सफल होने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इसके बजाय क्यूला बस यही चाहती थी कि उसे फिर कभी अकेलेपन और भूख से न जूझना पड़े। चीजें अब बहुत जटिल हो गई थी। सबकी उम्मीदों के विपरीत यूरियल सबसे पहले उत्तर देने वाला था। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। उसने उसे अंगूठा दिखाया, थम्स अप। क्यूला शायद उसका अनुसरण तब भी करेगी जब वो एक अनडेड या आकार बदलने वाला राक्षस निकलेगा, यूरियल ने सोचा। फ्रिया बस साथ आएगी। वे दोनों एक दूसरे से इतने चिपके हुए हैं कि अगर उसने किसी त्रिकोणीय संबंध, थ्रीसम, में हिस्सा लेने के लिए भी मान लिया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। केवल फ्लोरिया बची है, लेकिन वो संकट में साथी को छोड़ने के लिए सम्मान और वफादारी से बहुत ज्यादा बंधी हुई लगती है। इसलिए कायर दिखने के बजाय पहले कदम बढ़ाना बेहतर है। इसके अलावा बिना कष्ट के फल नहीं मिलता। एक बार जब ये बाहर आ जाएगा कि हमने एक राक्षस को मारने में सफलता पाई है तो मेरी प्रतिष्ठा आसमान छू जाएगी, और अगर किसी तरह हमारी खोज गृहयुद्ध को रोकती है तो मैं उसका श्रेय भी लूंगा। यद्यपि यूरियल का तर्क स्वार्थी था, लेकिन वो सच्चाई के करीब था। उसने क्यूला से एक सेकंड पहले बात की थी, और जैसे ही वह बोली, फ्रिया भी सहमत हो गई, जिससे हक्की बक्की फ्लोरिया एक अहंकारी मूर्ख की तरह दिखने लगी। क्या बकवास, मेरा मतलब है मैं भी साथ हूं। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि लगभग प्यारी लगने लगी। उनका धन्यवाद करने के बाद लित ने अबोमिनेशन के विरुद्ध लड़ाई का फिर से वर्णन किया। उनकी मदद से एक विश्वसनीय टीम जीत तैयार की। वे अभी भी चर्चा कर रहे थे जब हवा में एक आवाज गूंजी, बिल्कुल पाठों के लिए बजने वाले गोंग की तरह, उन्हें हेडमास्टर के कार्यालय में बुलाते हुए। वे अंतिम विवरणों को ठीक करने की कोशिश करते हुए यथासंभव धीरे चले। जब वे कार्यालय में दाखिल हुए तो लिंजोस कांच की खिड़की के सामने खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। हम रिपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, सर। फ्लोरिया आगे बढ़ी, सेना की मुद्रा में बिल्कुल सीधी। कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने पीछे मुड़े बिना उत्तर दिया, अपने हाथ के इशारे से उन्हें पास आने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उन्होंने आज्ञा मानी, उनमें से प्रत्येक दूसरे की तुलना में अधिक घबराया हुआ था। लिंजोस ने हवा में अपनी तर्जनी उंगली घुमाई और वह पूरा टावर जहां कार्यालय स्थित था घूमने लगा, जब तक कि उसका मुख जंगल के एक विशेष क्षेत्र की ओर नहीं हो गया जो पूरी तरह से बंजर, बॉल्ड था।
पूरा समूह हैरान रह गया। अगर परिदृश्य में बदलाव न हुआ होता तो वे कभी नहीं समझ पाते कि टावर हिलने में सक्षम था। ये सब जरा भी कंपन के बिना हुआ था। लड़ाई वहीं हुई थी, सही है? लिंजोस ने पूछा। हाँ, फ्लोरिया ने थूक निगलते हुए उत्तर दिया। हे भगवान, वो चीज कितनी बड़ी थी? लित वास्तव में कितना मजबूत है, उन्होंने एक साथ सोचा। आमतौर पर मैं तुम्हारी कहानी के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। बहुत सी बातें मेल नहीं खाती, लेकिन भले ही वह भयानक मुरझाया हुआ घाव पर्याप्त सबूत न होता, मैंने जंगल के स्वामी, लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट से पहले ही संपर्क कर लिया है, जिसने सब कुछ पुष्ट कर दिया है। तो या तो तुम भाटों, बार्ड्स द्वारा गाए जाने योग्य सच बता रहे हो, या मैं एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत मजाक का शिकार हूं। जब स्कारलेट को अबोमिनेशन के बारे में लिंजोस का कॉल आया, तो वो तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। ये जानते हुए कि इंसान एक जागृत व्यक्ति के साथ क्या करेंगे, और अभी भी लित के विकास में रुचि रखते हुए, स्कॉपिकोर ने सब कुछ मान लिया, यहां तक कि कॉल काटने से पहले लिंजोस को बचाई गई ड्रॉइड से भी मिलवाया। क्या जानवर बात कर सकते हैं? यूरियल आश्चर्य में पूछे बिना नहीं रह सका। जानवर नहीं कर सकते। इसके बजाय राक्षस, मॉन्स्टर्स आपकी और मेरी तरह धारा प्रवाह बोलते हैं। लिंजोस मुड़ा और लित की आंखों में आंखें डालकर देखा। इससे मेरे पास केवल कुछ ही प्रश्न बचते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि लित ने ही यह तय किया कि तुम्हें जो मिला उसका क्या करना है? क्योंकि ड्रॉइड ने महसूस किया कि उसकी आत्मा खतरे में है। फ्लोरिया ने तुरंत सुधार किया। हमें जो कुछ भी मिला वो उसके भाग्य से जुड़ा हुआ लग रहा था। हमने बस यही सोचा कि इस मामले में हमारा कोई कहना नहीं है, और ये दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है। आपने मुझसे पहले मासियोनस डिस्टार से संपर्क क्यों किया? मैं लॉर्ड डीरस या यहाँ लेडी एरनास से ऐसी उम्मीद कर सकता था, जो कोर्ट का पक्ष पाने के लिए अपने परिवारों को इतनी महत्वपूर्ण खबर और सबूत दे सकते थे। लेकिन तुम सिर्फ एक आम आदमी, कॉमनर हो। तुमने मुझे नजरअंदाज करने का फैसला क्यों किया? उनकी आवाज गुस्से में नहीं, बल्कि निराश लग रही थी। पूरे सम्मान के साथ, सर, मैं आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लित ने उत्तर दिया। मासियोनस डिस्टार न केवल इस क्षेत्र की शासक हैं, बल्कि उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने मुझे जादू सिखाया है। वो उस झूठ पर अडिग रहा जिसने उसे महीनों पहले अकादमी में प्रवेश दिलाया था। साथ ही मुझे लगता है कि वह इस मामले को संभालने के लिए बेहतर अनुकूल हैं, क्योंकि वो उस समस्या से अधिक अलग हैं जिसे बनाने में आपने भी, भले ही आंशिक रूप से, योगदान दिया है। स्पष्ट करो। लिंजोस की आंखें सख्त हो गईं, उनमें गुस्से की एक झलक दिखाई दी। मेरी राय में अकादमी प्रणाली का आपका सुधार उन लोगों के लिए एक सच्चा स्वर्ग है जो कड़ी मेहनत करते हैं, और आम लोगों के लिए, और यही समस्या है। क्या आपने कभी उबलते हुए मेंढक की कहानी सुनी है? अगर आप उसे गर्म पानी में डालते हैं तो वह सुरक्षा के लिए कूद जाएगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं तो वह बिना ध्यान दिए ही मर जाएगा। समस्या पहले से ही थी, आपके पास सही समाधान था, लेकिन इसे बहुत तेजी से लागू किया गया। मेरा मानना है कि आपके ज्ञान के व्यक्ति को इसकी भविष्यवाणी करने और अधिक सावधानी से आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए था। लिंजोस पहले से ही उनके विश्वास की कमी से आहत थे। अंतिम टिप्पणी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिससे उनके गाल गुस्से और शर्म से लाल हो गए। लिगोस द्वारा जादुई रूप से सील किए गए डायमेंशनल बॉक्स और कोडेड पत्र दोनों को सौंपे जाने के बाद लित को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से एक बोझ उतर गया हो। ये सबसे बड़ा काम था, फिर भी कई कामों में से सिर्फ एक था। अब उसे अगले डायमेंशनल मैजिक अभ्यास के लिए तैयार होना था। पुस्तकालय की मदद से अपनी पॉकेट डायमेंशन के अंदर छिपे बक्सों को सील करने वाले रून पर शोध करना था। इन्विगरेशन के साथ उनके सूडो कोर का अध्ययन करना था, और अपने कोर को रिफाइन करने के लिए एक्यूमुलेशन का उपयोग करने का समय निकालना था। अब जब उसने आखिरकार बाधा बॉटलनेक को पार कर लिया था, तो वो विश्व ऊर्जा को इकट्ठा करने और ब्लू माना कोर के लिए प्रयास करने हेतु अपनी पहली श्वास तकनीक, ब्रीदिंग टेक्निक का फिर से उपयोग कर सकता था। सबसे बुरा मामला यह होगा कि वह उसे हेडमास्टर या प्रोफेसर जितना शक्तिशाली बना देगा। लित ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया था कि उसने अपने कोर को जितना अधिक रिफाइन किया, उसने उतने ही नाटकीय बदलावों का अनुभव किया। शुरुआत में लित ने सोचा था कि विश्व ऊर्जा को अवशोषित करके वह बस अपनी जादुई शक्ति की प्राकृतिक कमी को दूर कर रहा है, लेकिन समय के साथ अपने रक्त, अंगों और अब अपनी हड्डियों में जमा अशुद्धियों को बाहर निकालकर चीजें उसके लिए भी परेशान करने वाली हो गई थी। बहुत सी बातें मेल नहीं खाती थी। व्हाइट ग्रिफिन अकादमी में उसके खुद के कोर से मजबूत माना कोर वाले बहुत से छात्र थे, यहां तक कि उसके साथी भी। फिर भी उनमें से किसी ने भी लित के पास मौजूद शारीरिक कौशल जैसा प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए यह केवल माना कोर की बात नहीं थी। जहां तक अशुद्धियों का सवाल है, यह इतना सरल नहीं हो सकता था। अतीत में उसने उन्हें अपने माता पिता और बहनों से इन्विगरेशन के साथ निकाला था, लेकिन फिर से ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। विज्ञान उसकी मदद नहीं कर सकता था। यह स्पष्ट रूप से नई दुनिया के अलग जीव विज्ञान, बायोलॉजी से संबंधित था।
और फिर वह बात थी कि कल्ला ने उसके पिछले कायापलट पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी, ये कहते हुए कि उसकी गंध कम मानवीय हो गई है। लित के पास करने या सोचने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि उसका सिरदर्द फिर से बढ़ने लगा, उसे याद दिलाते हुए कि सबसे पहले उसे सोना है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, जबकि उसके घुटने इतने कमजोर हो गए कि उसे खड़े रहने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? यूरियल ने पूछा। ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि जंगल की लड़ाई की थकान अब असर दिखा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रुक सकता हूं। अचानक एक टीस ने उसे घुटनों के बल गिरा दिया। उसने अपनी कनपटियों को हाथों के बीच पकड़ लिया और अंधे कर देने वाले दर्द को सहन करने की कोशिश करने लगा। उसे अभी उनकी मदद के लिए आभार व्यक्त करना था, लेकिन लित जो एकमात्र चीज कर सकता था वह था अपने दोस्तों की मदद से अपने कमरे में वापस जाना और तकिए को सिर छूते ही सो जाना। अगली सुबह नाश्ते के गोंग ने भी उसे जगाने में कामयाबी नहीं पाई। अंत में यूरियल को लित के बिस्तर से बाहर निकलने से पहले कई मिनटों तक उसका दरवाजा खटखटाना पड़ा। क्या तुम्हारी पैंट में वॉन्ड है या तुम बस मुझे देखकर खुश हो? उसने हंसमुख मुस्कान के साथ कहा। क्या हो रहा है? क्या गृहयुद्ध शुरू हो गया है? जैसे ही उसने होश संभाला, लित को एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है। मैं मदद के लिए बुलाने और दरवाजा तोड़ने ही वाला था। कल तुम लगभग बेहोश हो गए थे। अब कैसा महसूस कर रहे हो? थका हुआ। पूरी रात सोने के बावजूद वह अभी भी बहुत कमजोर था। इन्विगोरेशन का अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सोलस, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारी चेतना मेरी पहुंच से परे थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी बहुत आराम की जरूरत है। वो वास्तव में चिंतित लग रही थी। तुम ऐसा क्यों कहती हो? लित ने पूछा। क्योंकि जब तुम सो रहे थे, तुम्हारा शरीर बिना रुके विश्व ऊर्जा खींच रहा था। तुम्हारा माना कोर अभी भी आधा खाली है। ऐसा लगता है कि बाधा को पार करने से इतने मौलिक बदलाव हुए कि आपका तंत्र लगभग खाली हो गया। इस बार जो कुछ भी हुआ, आपको अभी भी ढलने के लिए समय चाहिए। अपनी कमजोरी के बावजूद लित ने अपना दिन सामान्य रूप से जारी रखने का फैसला किया। हर भोजन में उसने क्यूला से ज्यादा खाया, ऐसा महसूस करते हुए जैसे उसका पेट एक अथाह गड्ढा बन गया हो। डायमेंशनल मैजिक अभ्यास के दौरान उसने पाया कि उसकी माना संवेदनशीलता, माना सेंसिटिविटी अभी भी कच्ची थी, लेकिन उसकी माना दक्षता, माना एफिशिएंसी एक स्तर ऊपर चली गई थी। जादू उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा था, बिना किसी प्रतिरोध के। किसी भी मंत्र को बोलने के लिए अब कम माना की आवश्यकता थी, जिससे उसके शरीर पर पड़ने वाला बोझ कम हो गया। दुख की बात है कि वह अभी भी पर्याप्त नहीं था। यहां तक कि क्यूला के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेते हुए भी कोई भी प्रगति करना एक वास्तविक संघर्ष था। आमतौर पर लित अपनी प्रतिभा की कमी की भरपाई पूरी रात जागकर और इन्विगोरेशन से मिलने वाली अंतहीन ऊर्जा से करता था, लेकिन इस बार उसके पास दोनों की कमी थी। जब वो जारी रखने के लिए बहुत थक गया, तो वो सीधे बिस्तर पर चला गया और अपने दोस्तों से कहा कि अगर वो खुद से न उठ पाए तो उसे हर हाल में जगा दें। अगले दिन लित ऊर्जा से भरपूर होकर उठा। उसका शरीर पंख की तरह हल्का था और उसका सिर आखिरकार साफ था। इन्विगोरेशन और एक्यूमुलेशन दोनों सामान्य रूप से काम करते दिख रहे थे। किस्मत से मैंने सोने से पहले मासियोनस से संपर्क कर लिया था, अन्यथा मैंने बहुत समय गंवा दिया होता। ऐसा लगता है कि रिफाइनिंग प्रक्रिया को अब बहुत तैयारी की जरूरत है। अगर मैंने परीक्षा के दौरान या उससे भी बदतर लड़ाई के बाद नए चरण में कदम रखा होता तो मैं मरा हुआ माना जाता। नाश्ते के दौरान पूरी कैंटीन ताजा खबरों से सहम गई। हर कोई कैंड्रिया में हुए रहस्यमय विस्फोट की चर्चा कर रहा था, जिसने मास्टर कीमिया, मास्टर एल्केमी, शिक्षक प्रोफेसर रेफलार को मार दिया था। उन शब्दों पर लित के गले में खाना लगभग अटक गया। क्या कैंड्रिया वही शहर नहीं है जहां से भाड़े की टीम को शिकार और डिलीवरी मिशन दोनों मिले थे? लित ने दूसरों को फुसफुसाते हुए इशारा किया। हाँ, ये सिर्फ एक संयोग होने के लिए बहुत अजीब है, फ्रिया ने कहा। क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर रेफलार अकादमी की रक्षा करने की कोशिश में मरे, या इसलिए क्योंकि वह भी साजिश का हिस्सा थे? फ्लोरिया का सवाल सटीक था। उन्हें जो पता था उसके आधार पर प्रोफेसर भी अविश्वसनीय थे। वह एक अच्छे इंसान थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने अपने छात्रों को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। सोलस ने रेफलार के गद्दार होने के विचार को मानने से भी इनकार कर दिया। वह एक अल्केमिस्ट थे और वह एक अल्केमी की दुकान थी। शायद वह गलत समय पर गलत जगह पर थे। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारी हानि के लिए मुझे बहुत खेद है, लित ने उत्तर दिया। अपने पहले क्रश को इतनी अचानक खोना कभी आसान नहीं था, इसलिए अपनी सामान्य शंकाओं और व्यामोह पैरानोया को व्यक्त करने के बजाय लित ने उसे शांति से शोक मनाने देने का फैसला किया। भले ही उन्होंने कभी सीधे तौर पर बात नहीं की थी, लित जानता था कि सोलस उनके साथ और उत्साह को कितना महत्व देती थी।
लित का समूह विस्फोट के सभी संभावित निहितार्थ और कौन से प्रोफेसरों के गद्दार होने की अधिक संभावना थी, इस पर चर्चा करता रहा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोफेसर रड हर किसी की सूची में सबसे ऊपर थे। एक बार डायमेंशनल मैजिक प्रशिक्षण हॉल में पहुंचने के बाद हर कोई अपनी जगह पर आ गया। इस बार ये जानते हुए कि प्रोफेसर रड कोई संकेत नहीं देंगे, लित ने खुद को क्यूला के ठीक बगल में रखा ताकि नकल करके सीखने और उससे मदद मांगने दोनों में सक्षम हो सके। केवल 12 छात्रों को दूसरा अभ्यास पिल्फर निष्पादित करना था। बाकी सभी अभी भी लूप मंत्र पर अटके हुए थे। पिल्फर में एक डायमेंशनल डोर बनाना शामिल था जो हाथ अंदर डालने और क्विल्स से भरी मेज के ऊपर प्रकट होने के लिए पर्याप्त बड़ा हो। लूप मंत्र के विपरीत छात्रों को अब न केवल एक बड़ा रास्ता खोलना था बल्कि दूरी को भी खुद नियंत्रित करना था। शुरू करो। पाठ शुरू होने का संकेत देने वाले अंतिम गोंग से पहले ही प्रोफेसर रड की आवाज गूंजी। लित पहले सेकंड से ही पिल्फर के साथ संघर्ष कर रहा था, जो जल्द ही मिनटों और फिर पूरे 1 घंटे में बदल गया। उस पूरे समय में उसने कोई प्रगति नहीं की थी। जो एकमात्र गेट वह बनाने में कामयाब हुआ था, वे उसके हाथ के गुजरने के लिए बहुत संकीर्ण थे और उनका निकास अभी भी मेज से बहुत दूर था। क्यूला कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। उसके गेट लगभग सही आकार और दूरी के थे, लेकिन फिर भी अस्थिर थे और जोरदार धमाके के साथ सेकंडों में गायब हो रहे थे। उसने समझाने की कोशिश की कि लित क्या गलत कर रहा है, लेकिन जो उसके लिए सरल था वो उसके लिए एक रहस्य था। जल्द ही हवा छात्रों के अस्थिर गेटों के धमाकों और उनकी गालियों से भर गई। वे फेल होने से थक गए थे, जबकि प्रोफेसर रड मदद के लिए किसी भी विनती पर केवल हंसते थे। अचानक एक धमाका पहले से कहीं ज्यादा तेज गूंजा, जिसके बाद जल्द ही एक और फिर एक और हुआ, यहां तक कि लित सोचने लगा कि प्रशिक्षण हॉल अचानक एक फायरिंग रेंज में बदल गया है। देवताओं के नाम पर यह क्या हो रहा है? प्रोफेसर रड की आवाज में अब मजाक का कोई निशान नहीं था। छात्रों के चारों ओर का स्थान दरारों से भर गया था। छोटे ब्लैक होल बने और विलीन हो गए, जिससे वे धमाके हुए जो उन्होंने अभी सुने थे। एक जिज्ञासु छात्र ने फटी हुई जगह को छूने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप वह ग्रेनेड की ताकत के साथ फट गया। प्रोफेसर रड ने उसे बचाने में कामयाबी पाई और दोनों को खतरे वाले क्षेत्र से ब्लिंक करके बाहर निकाल दिया। सब लोग, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मंत्र बोलना बंद करो, वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से चिल्लाया। किसी तरह हॉल की सुरक्षा प्रोटेक्शंस बंद कर दी गई है। लित का दिमाग तुरंत सोलस्पीडिया की ओर गया, जहां उसने प्रोफेसर रड की पुस्तक की सामग्री को देखा ताकि वह यह आकलन कर सके कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर थी। आखिर चल क्या रहा है? फ्रिया कभी भी क्यूला से दूर नहीं रहती थी। असफल डायमेंशनल स्पेल्स, आयामी मंत्रों ने कक्षा के स्थान स्पेस को अस्थिर कर दिया है। क्यूला ने समय रहते लित को पीछे छोड़ते हुए मामले की जड़ समझाई। सामान्य तौर पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि स्थान कुछ समय बाद खुद को पुनर्गठित कर लेता है। लेकिन यहां थोड़े ही समय में सैकड़ों यदि हजारों नहीं तो मंत्र बोले गए हैं, जिससे व्यवस्था अराजकता केओस में बदल गई और यह संभव हो गया। बुरी तरह मुड़ा हुआ स्थान सामान्य स्थिति में लौटना चाहता है, लेकिन वह बहुत अधिक कुचला हुआ है। अलग अलग मंत्र अभी भी हवा में मंडरा रहे हैं और एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा ट्रेनिंग हॉल एक विशाल आग के गोले फायरबॉल में बदल जाएगा। क्या तुम इसे मेरे लिए थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हो? किसी भी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसके पास सोलस्पीडिया नहीं था, फ्रिया अभी भी बुनियादी बातों पर थी। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि स्थान को अत्यधिक मोड़ना कोयले की खान में माचिस जलाने जैसा था। धाराओं स्ट्रीम्स को आपस में मत मिलने दो, लित अचानक बोल पड़ा। कौन सी धाराएं? क्यूला ने उसे हैरान होकर देखा। मेरा मतलब है फ्रिया, वॉप स्टेप्स खोलना कागज के टुकड़े को मोड़ने जैसा है। स्थान में अलग हुए दो छोर अस्थायी रूप से एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं और फिर एक स्प्रिंग की तरह सामान्य स्थिति में लौट जाते हैं। अभी जो हो रहा है वह यह है कि कागज के कई टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन चूंकि यह कागज नहीं बल्कि ऊर्जा एनर्जी है, इसलिए यह विस्फोट होगा। इसीलिए डायमेंशनल मैजिक केवल अकादमियों में ही पढ़ाया जाता है, क्यूला ने बीच में कहा। सभी ट्रेनिंग हॉल में विशिष्ट सुरक्षा घेरे प्रोटेक्टिव एरेज होते हैं ताकि ऐसी चीजें होने से रोकी जा सके। छात्रों से गलतियां होना तय है, खासकर कठिन विषयों पर, लेकिन प्रोफेसर रड के अनुसार वे सुरक्षा घेरे बंद कर दिए गए होंगे। उस मूर्ख छात्र को उसकी अपनी बेवकूफी से बचाने के ठीक बाद रड ने मदद के लिए कॉल करने हेतु अपना संचार ताबीज निकाला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि डायमेंशनल स्पेल का उपयोग करना उनका सबसे समझदारी भरा फैसला नहीं था। जिन बिंदुओं से उन्होंने ब्लिंक किया था वहां नई दरारें दिखाई देने लगी, जो निकटतम दरारों तक फैल गईं जब तक कि उन्होंने एक खुरदरा घेरा नहीं बना लिया। मन ही मन कोसते हुए रड ने ताबीज को पास के छात्र की ओर फेंक दिया।
फिर उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपनी गलती को सुधारने पर लगाया, जो एक ऐसा ब्लैक होल पैदा करने वाला था जो ट्रेनिंग हॉल को या शायद पूरी अकादमी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। रड, जब तक यह महत्वपूर्ण न हो, मैं इसे स्थगित करना चाहूंगा। ताबीज से लिगोस की छवि प्रकट हुई। वे कागजी कार्रवाई में डूबे हुए लग रहे थे और उनकी सामान्य रूप से साफ सुथरी मेज एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी। मैं प्रोफेसर रड नहीं हूं, हेडमास्टर, वो छात्र काफी हकलाने के बावजूद ये कह पाया। तुम कौन हो और तुमने उनका कॉल फर्जी तरीके से कैसे किया? एक प्रोफेसर का रूप धारण करना एक आपराधिक अपराध है, नौजवान। एक चीखती हुई आवाज सुनकर लिगोस ने आखिरकार अपना सिर उठाया और यह महसूस किया कि कुछ गलत था। मैं किसी का रूप धारण नहीं कर रहा हूं, वो चिल्लाया। प्रोफेसर ने मुझे यह दिया क्योंकि छात्र को अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है या इसका वर्णन कैसे किया जाए। क्योंकि हमें मदद चाहिए। हवा में दरारें, विस्फोट और सुरक्षा कवच न होने के बारे में कुछ। क्या? लिगोस इसका सिर पैर नहीं समझ पाए। यह मुझे दो, तुम मंदबुद्धि। लित ने एयर मैजिक और स्पिरिट मैजिक के मिश्रण का उपयोग करके ताबीज को उसके पसीने से तर हाथों से छीन लिया और हेडमास्टर को सब कुछ ठीक से समझाया। लिगोस का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैं अपने कार्यालय से सुरक्षा कवच को फिर से सक्रिय कर सकता हूं, लेकिन इससे आपकी स्थिति में मदद नहीं मिलेगी। क्या आप में से किसी ने पहले ही रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापन सीख लिया है? यह एक उन्नत डायमेंशनल मैजिक मंत्र था, जिसे बिल्कुल ऐसी ही स्थितियों के लिए विकसित किया गया था। ये संचित ऊर्जा को सुरक्षित रूप से बिखेरते हुए चीजों की प्राकृतिक व्यवस्था को बहाल करने में सक्षम था। लिगोस की आंखें वास्तव में लित पर टिकी थी। उसने हर चीज में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और इसने लिगोस को आशा दी कि वह अपना एक और चमत्कार कर सकता है। नहीं, लित ने उत्तर दिया। वो मंत्र केवल इसलिए जानता था क्योंकि वह किताब सोलस्पीडिया में थी, लेकिन उसने पहले कभी इसे आजमाया नहीं था। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि लित पहली कोशिश में इसे कर पाएगा। उसकी किस्मत के साथ ये सब कुछ और खराब कर देता। हाँ, क्यूला की आवाज ने सभी को चौंका दिया। बहुत अच्छे, तो रड की सहायता के लिए इसका उपयोग करो। मदद पहले से ही रास्ते में है, लेकिन स्थिति के कारण हम वॉर्प स्टेप्स का उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उड़कर भी वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, वे दूसरों के साथ फिर से संगठित हुए और ये तय किया कि क्या करना है। निकास के करीब के छात्र पहले ही भाग चुके थे, लेकिन लगातार बढ़ती दरारों और उनके विस्फोटों ने अब बाकी सभी को अंदर फंसा दिया था। कक्षा के केवल आधे छात्र ही मौजूद थे, साथ ही प्रोफेसर रड भी थे, और स्थिति हर सेकंड खराब होती जा रही थी। अपनी पूरी प्रतिभा के बावजूद वे केवल एक इंसान थे। स्थान के बहुत सारे हिस्से ढहने वाले थे और उनके पास उन्हें ठीक से स्थिर करने का समय नहीं था। वे अकेले जो सबसे अच्छा कर सकते थे वह था अगली दरार पर जाने से पहले सबसे खतरनाक को अस्थायी रूप से ठीक करना, लेकिन कुछ समय बाद वह हिस्सा ढह जाता, जिससे उन्हें दरारों के बीच चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता। क्यूला ने छोटी दरारों को बंद करना शुरू कर दिया, उन्हें बढ़ने से रोका और रड को थोड़ी राहत दी। उसने रेस्टोरेशन इसलिए सीखा था क्योंकि समूह हमेशा डायमेंशनल मैजिक के प्रशिक्षण के लिए उसके कमरे का उपयोग करता था। पहले से ही उसके पास अपना बहुत कम था, इसलिए वो उन्हें खोने से डरती थी। उसने रात में सबके जाने के बाद इसका अभ्यास किया था, जिससे समय के साथ उनके अभ्यास से होने वाले छोटे नुकसान को महसूस करके उसकी माना सेंसिबिलिटी, माना संवेदनशीलता और विकसित हुई थी। लित ने खुद को असहाय महसूस किया। अपने जीवन में पहली बार वो केवल देख सकता था और कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे अंदाजा लगाने दो, हमारा दोस्त लुकाट पहले ही भाग चुका है। बिल्कुल, यूरियल ने सिर हिलाया। वो और उसके गुंडे सबसे पहले बाहर निकले। या तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है, या वे जानते थे। लित ने उसकी बात पूरी की। फिर उसने अपने आसपास की जांच करने के लिए लाइफ विजन का उपयोग किया, जिससे पता चला कि दिखाई देने वाली और अदृश्य दरारों ने लगभग पूरे ट्रेनिंग हॉल को भर दिया है। थूक निगलते हुए उसने खुद को उपयोगी बनाने का रास्ता खोजने के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। अचानक लाइफ विजन ने उसे दिखाया कि जिस स्थानिक दरार, स्पेशल क्रैक को क्यूला ठीक कर रही थी, वो सफेद गरम व्हाइट हॉट हो गई थी। हालांकि नग्न आंखों से यह बदलाव अगोचर था। जितनी तेजी से वह कर सकता था प्रतिक्रिया करते हुए, लित विस्फोट से पहले अपने शरीर से उसे ढाल देने में कामयाब रहा। साथ ही अंधेरे, डार्कनेस, हवा और पानी से बनी संकेंद्रित बाधाओं, बैरियर्स की एक श्रृंखला बनाई। विदर के साथ अपनी लड़ाई से उसने सीखा था कि डार्क मैजिक की बाधाएं भले ही पूरे नुकसान को न रोकें, लेकिन सब कुछ नष्ट कर देती हैं। जैसा कि अपेक्षित था, डार्क परत ने प्रभाव की ताकत को कम कर दिया। हवा वाली परत ने झटके, शॉकवेव के हिस्से को रोक दिया, जबकि पानी की परत ने कुछ लपटों को बुझा दिया। बाकी बचा हुआ नुकसान लित की वर्दी के पिछले हिस्से को छेदों से भरने के लिए पर्याप्त था,
जिससे उसकी त्वचा और बाल जल गए। हे भगवान, मुझे बहुत खेद है, ये सब मेरी गलती है। क्यूला की आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन लित ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए और अपनी तर्जनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे रोक दिया। इसके लिए समय नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, हम सब कुछ पुनर्जीवित रिजेनरेट कर सकते हैं। अभी क्या हुआ? उसने कठोर बनने की कोशिश की, लेकिन वह अब काफी पीला पड़ गया था और उसकी त्वचा दर्द की लहरों से खींच गई थी। सौभाग्य से फ्रिया और यूरियल दोनों आगे बढ़े। एक लित को ठीक कर रहा था और दूसरा उसे बिना बेहोश हुए प्रक्रिया को सहन करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा था। मैंने इतने बड़े विकारों, डिस्टॉर्शंस पर कभी रेस्टोरेशन का उपयोग नहीं किया है। मैंने अभ्यास के लिए छोटे वाले का उपयोग किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं। मेरे मंत्र से मैं केवल इतनी ही ऊर्जा बिखेर पाती हूं, बाकी अस्थिर होकर फट जाती है। डर और जो कुछ भी हो रहा था उसके बावजूद क्यूला ने तुरंत सुबकना बंद कर दिया। उसे अभी एहसास हुआ था कि यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में वर्दी के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे एक दूसरे को छुआ था। लित की त्वचा से साबुन की सुखद गंध आ रही थी और धूप में जंगल में शिकार करने में बिताए गए वर्षों के कारण वह अभी भी कांस्य ब्रॉन्ज रंग की थी। अगर उनमें कम ऊर्जा हो तो क्या तुम उन्हें बंद करने में कामयाब होगी? क्यूला ने सिर हिलाया, जबकि लित मुड़ा, निकटतम दरार का सामना किया और उसे डार्कनेस मैजिक से भर दिया। मुझे लाइट मैजिक के बारे में कोई सुराग नहीं है, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अंधेरा शुद्ध एंट्रोपी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आयामी दरार, डायमेंशनल फिशर, किन ऊर्जाओं से बनी है। अगर मैं सही हूं तो अंधेरा उन्हें खा जाएगा, जब तक कि वे क्यूला के लिए उन्हें ठीक करने के लिए पर्याप्त कमजोर न हो जाएं। और अगर तुम गलत हुए। सोलस की आवाज चिंतित थी जैसे तब थी जब उन्होंने स्कॉपिकोर का सामना किया था। उस स्थिति में मैं विज्ञान में उतना ही बुरा हूं जितना कि मैं जादू में हूं। अब सब कुछ दांव पर है। आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।